कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है 24 फरवरी 2026 को आपका कक्षा 10वीं का गणित विषय का बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारा कंटेंट पिछले 1 साल के अंदर आपके पूरे इस सेशन के दौरान उपलब्ध करवाया है, जिसमें मैंने चैप्टर वाइज सोल्यूशन भी डाला है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले हैं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो भी डाला हुआ है। आपको मॉडल प्रश्न पत्र तक मैंने सोल्व करवाए हैं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। 2 या 3 मॉडल प्रश्न पत्र मैंने सोल्व करवाए हैं, तो उनका अगर आपने अच्छे से अभ्यास किया है तो आपको बहुत कुछ उसमें से सीखने को मिला होगा। अब आपके लिए आपके बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो को मैंने काफी मेहनत से तैयार किया है और यह वीडियो आपको भी काफी लाभ देगी, आपको काफी बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी सारे अंक एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो अगर आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं, चाहे आप थोड़े कमजोर विद्यार्थी हैं या बहुत होशियार विद्यार्थी भी हैं, तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाली है और एग्जाम में जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं, उनको आप अच्छे से कर पाओगे। तो मैं इस वीडियो में आपको आपकी गणित पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक चैप्टर के जो बेसिक चीजें हैं, जो एग्जाम में काफी हेल्प करती है आपको एग्जाम में अच्छे अंक लाने के लिए, उन सारी चीजों को कवर अप करवाऊंगा। चैप्टर वाइज हम सोल्यूशन देखेंगे, रिकैप करेंगे आपके पूरे सिलेबस को। तो आप सभी विद्यार्थी इस पूरे वीडियो को जरूर देखना और अंत तक देखना। और कुछ विद्यार्थी अगर इसको पीडीएफ के रूप में भी देखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप मुझे मैसेज कीजिए अपना नाम लिखकर, और वहां पर मैसेज करोगे तो मैं आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा। अगर आप लिंक के माध्यम से पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब आप आगे इस वीडियो को अपने कंप्लीट करते हैं, शुरू कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी आप प्रेस कर दीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम होने के बाद आपका जो बोर्ड का प्रश्न पत्र है उसका सोल्यूशन भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाऊंगा, और एग्जाम के बाद आपकी आगे की क्या रूपरेखा रहेगी, आगे आपने किस तरह की तैयारी करनी है, कौन कौन से आपको सब्जेक्ट लेने हैं, उसके बारे में भी हम इस चैनल पे समय समय पे बात करने वाले हैं। तो चैनल से आप लगातार जुड़े रहिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। जैसा कि बच्चों आपको पता है आपकी बुक के कुल 14 चैप्टर हैं, तो हम सबसे पहला चैप्टर ले लेते हैं, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर के बारे में अगर बात करें तो यह चैप्टर बोर्ड एग्जाम में कुल 4 अंकों का ये चैप्टर है। 4 अंक इस चैप्टर में से आने वाले हैं, और एग्जाम में जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग इसमें से कुल जो प्रश्न आएंगे वो भी कितने आएंगे, 4 ही प्रश्न हैं और 4 ही अंकों का ये चैप्टर है। इस चैप्टर में से 2 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के, और दोनों ही प्रश्न 1-1 अंक वाले होंगे। 2 प्रश्न इस चैप्टर में से अति लघुत्रात्मक प्रकार के आएंगे, और दोनों प्रश्न ये भी 1-1 नंबर के ही होते हैं। तो देख लेते हैं इस चैप्टर की मुख्य बातें। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, इस चैप्टर का महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है अभाज्य गुणनखंड। क्या होता है अभाज्य गुणनखंड? आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? दी गई संख्याओं को अभाज्य संख्याओं जैसे 2, 3, 5, 7 या 11, इन संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। यह संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। संख्या को अगर हम 2, 3, 5, 7, 11 आदि संख्याओं के गुणा के रूप में लिख लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल बताए हैं। अगर 30 को लिखना है तो 2 गुणा 3 गुणा 5 लिखेंगे। 45 को लिखना है तो 3 गुणा 3 गुणा 5 लिखेंगे। 196 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 7 गुणा 7। इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं किसी भी संख्या के। ओके, ये हमारा पहला टॉपिक था, ये आपको नॉलेज में होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड का एक प्रश्न आ जाता है, सीधी एक संख्या देकर उसके अभाज्य गुणनखंड पूछे जाते हैं, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें दूसरा टॉपिक भी समझना है, भाजकता का नियम। भाजकता के नियम की अगर आपको जानकारी होगी तो अभाज्य गुणनखंड करने में हेल्प मिलती है। तो इसमें से 2 की भाजकता, 3 की भाजकता और 5 की भाजकता, ये 3 भाजकताओं के नियम आपको पता होने चाहिए। भाजकता के नियम हमें यह बताते हैं कि किसी संख्या में उस संख्या का पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे बच्चों 2 की भाजकता का नियम क्या होता है? संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो। जिस भी संख्या का इकाई अंक 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा या 0 होगा, उसमें 2 का पूरा भाग चला जाएगा। 3 की भाजकता संख्या के सभी अंकों का योग करने पर 3 का गुणज यानी 3, 6, 9, 12, 15 आदि प्राप्त हो। संख्या के अंकों का योग करना है, योग करने पर अगर इनमें से कोई संख्या आ जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। और 5 की भाजकता संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो उसमें 5 का पूरा भाग चला जाता है।
तो ये 3 नियम आपको बच्चों कंठस्थ होने चाहिए, 2 की भाजकता, 3 की भाजकता और 5 की भाजकता। इनसे रिलेटेड अगर आपको जानकारी है तो आप गुणनखंड भी अच्छे से कर सकते हो। गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं तो वो अच्छे से कर सकते हो, और बाकी काफी सारी चीजें हैं वो भी आप इजीली पता लगा सकते हो। फिर अब हमारा अगला टॉपिक है तीसरा, जिसका नाम है लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम। लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है, कैसे निकाला जाता है? तो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसाअ यानी लघुत्तम समापवर्त्य, जिसे हम एलसीएम से लिखते हैं। लसाअ ज्ञात करने के लिए उन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर उनकी अधिकतम घातों का गुणनफल करते हैं। तो ये नियम याद रखना, हमें अभाज्य गुणनखंड पहले ज्ञात करने पड़ेंगे संख्याओं के, अगर लसाअ ज्ञात करना है तो गुणनखंड करने के बाद उनकी अधिकतम घातों का गुणनफल करना है। एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक लिया है 120 का, 144 का और 180 का। इन तीनों संख्याओं का अगर लसाअ ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें पहले 120, 144 और 180 तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड जैसे मैंने 120 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, और 144 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इसी तरह से 180 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब अगर हमें इसका लसाअ निकालना है तो लसाअ निकालते टाइम यहां पर मैंने लिखा है अधिकतम घातों का गुणनफल करना है। अधिकतम घातें यानी कि जो ज्यादा बार आया है, तो 2 है सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड, 2 यहां 3 बार है, इसमें 4 बार है और इसमें 2 बार है। तो ये जो 4 बार है ना, इनको अपने को लेना है। तो 2 को कितनी बार नोट करना है? यहां पर हमें 4 बार। ओके, उसके बाद 2 से बड़ा अभाज्य गुणनखंड कौन है? 3। 3 को देखो, 3 यहां तो 1 बार है, यहां पर 2 बार है और यहां पर 2 बार है। तो इन दोनों में 2 बार है, तो अधिकतम किसमें है? दोनों में बराबर बराबर, इसमें सबसे कम है। तो दोनों में से कोई एक ले लो, चाहे ये वाले दोनों 3 ले लो या ये ले लो, आपकी मर्जी है। तो ये दोनों हम 3 इसमें ले लेंगे। तो 3 को कितनी बार नोट किया? 2 बार। और 5 को देखिए, इसके बाद 5 यहां इसमें 1 बार है, इसमें नहीं आया हुआ, इसमें 1 बार है। 1 बार इसमें है, 1 बार इसमें है, ज्यादा किसी एक में नहीं है, दोनों में बराबर बराबर है। तो कोई 1 बार वाले ले लो, 5 यहां पर हमें 1 बार लेना है। और फिर अगर हम इनका गुणनफल करेंगे, इन सभी का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीय 48, 48 तीय 100 कितने हुए? 48 का जब हम 48 का 5 से करेंगे 240, 240 का 3 से करेंगे तो 720 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ गया 720। इन तीनों संख्याओं का लसाअ है। तो लसाअ ज्ञात करने का ये टॉपिक था। अब लसाअ के बाद, लघुत्तम समापवर्त्य के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है महत्तम समापवर्त्य यानी HCF। ये कैसे निकाला जाता है? तो इसको मैंने यहां समझाया है, दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मैस है यानी महत्तम समापवर्त्य, जिसे हम HCF लिखते हैं, ज्ञात करने के लिए उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर उनकी न्यूनतम घातों का गुणनफल करते हैं। न्यूनतम घातें यानी सबसे छोटी घातों का गुणनफल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर न्यूनतम घातों की जगह उभयनिष्ठ घातों का भी लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ घातों का भी गुणनफल करते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर 2 संख्याएं ली है 108 और 270। अगर हमें इसका मैस ज्ञात करना है तो 108 और 270 के पहले हमें क्या करने पड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो मैंने यहां पर 108 के अभाज्य गुणनखंड करे हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 270 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब हमें मैस निकालना है, तो मैस में क्या करना है? न्यूनतम घातें लेनी है। 2 इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो 1 बार वाला लेना है। 1 बार वाला इसमें लिख दिया यहां पर। फिर 3 इसमें 3 बार है, इसमें भी 3 बार है, दोनों में 3 बार है। तो 3 हमारा कॉमन आ गया, तीनों में न्यूनतम तो किसी में नहीं है, बराबर बराबर है ना, तो बराबर बराबर वाले हमने 3 को 3 बार लिख लिया। 5 इसमें 1 बार है, इसमें नहीं आया हुआ, तो अगर नहीं आया हुआ है तो नहीं लेना, फिर दोनों में होना जरूरी है। तो इन सभी का जब हम गुणा करेंगे 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 दूनी 54, तो इसका उत्तर आ गया 54, 54। ओके, ये मैसे निकालने का तरीका होता है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, इसमें टॉपिक नंबर 5वां, काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। 2 संख्याओं के लसाअ और मैसे में संबंध। 2 संख्याओं का अगर लसाअ और मैसे निकालना है तो उसके अंदर क्या रिलेशन होता है? तो इसमें लिखा है किन्हीं 2 संख्याओं ए और बी के लिए, ए व बी के लिए लसाअ और मैसे का जो गुणनफल है वह दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, अर्थात लसाअ गुणा मैसे, लसाअ और मैसे का गुणा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याएं कौन कौन सी है? ए और बी। ए और बी का गुणा हो गया, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी। इस कॉन्सेप्ट का उपयोग कहां पर होता है बच्चों? अगर हमारे पास लसाअ, मैसे और दोनों संख्याएं, यानी इन चारों में से अगर हमें 3 वैल्यूज दिए रखी है प्रश्न में, तो चौथी वैल्यू ज्ञात हो जाती है। कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि 2 संख्याएं हैं, उनमें से एक संख्या हमें दे दी जाएगी, दूसरी संख्या हमें नहीं दे रखी होगी, लेकिन हमें यह कह दिया जाएगा कि लसाअ इतना है और मैसे इतना है, यानी एलसीएम और एचसीएफ के मान भी हमें दे दिए।
तो b का मान अगर निकालना होगा तो इसमें हम फार्मूले में रखेंगे एलसीएम की जगह एलसीएम की वैल्यू, एचसीएफ की जगह एचसीएफ की वैल्यू, a का मान हमें या पहली संख्या और गुणा में दूसरी संख्या b, तो b की वैल्यू हमें नहीं पता होगी तो b का मान निकालने के लिए a को इधर बटा में ले जाएंगे। अगर हमें एलसीएम नहीं पता तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए एचसीएफ को इधर बटा में ले जाएंगे। जो चीज हमें नहीं पता होती है ना उसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख के ज्ञात कर सकते हैं। और ये केवल दो संख्याओं के लिए फॉर्मूला लगता है, दो से ज्यादा संख्या है ना तो हमारा ये फॉर्मूला कामयाब नहीं होता, उसमें याद रखना ये, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक इस चैप्टर का है किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं 1, 2, 3, 4 आदि के लिए क्रमागत संख्याएं हैं अगर, तो उनका जो मैसे होगा वो 1 होगा और लैसे क्या होगा, दोनों का गुणनफल होगा। क्रमागत संख्याएं लगातार जो संख्याएं आती है उनका मैसे 1 और लैसे दोनों का गुणनफल। फिर आगे है किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं 1, 3, 5, 7 डेश डेश आदि के लिए मैसे क्या होगा, 1 होगा और लैसे क्या होगा, दोनों का गुणनफल। याद रखना जब मैसे 1 होता है तो लैसे दोनों का गुणा होता है। जैसे कि किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं के लिए, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, इनके लिए क्या होगा, मैसे 1 होगा और लैसे दोनों का गुणनफल होगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे। उसके बाद और भी है इसमें पॉइंट, ध्यान देना है। लैसे और मैसे से संबंधित ये पॉइंट है। आगे है किन्हीं दो क्रमागत सम संख्याओं जैसे 2, 4, 6, 8 या 10 आदि के लिए मैसे क्या होगा, 2, तो गुणनफल दोनों का गुणनफल बटा 2 करने पर लैसे प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर हमारे पास न्यू टाइप में प्रश्न आता है तो ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q की फॉर्म में के रूप में लिख सकते हैं जहां q का मान 0 नहीं है और p व q सह अभाज्य हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याओं के लिए याद रखना p बटा q ये फॉर्मेट होता है। परिमेय संख्या हमेशा p बटा q की फॉर्म में लिखी जा सकती है और q का मान नॉट इक्वल टू 0, p व q सह अभाज्य है। उदाहरण के लिए 4 हो गया, 3 बटा 8 हो गया, 5 बटा 9 हो गया, 2.3 हो गया, 4.265 हो गया, 0, 2.3333 आदि, ये सारी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल है। इसमें एक बात आपको और याद रखनी है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। दशमलव प्रसार भी याद रखना है, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं का कैसा होता है, या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं अपने। इसमें परिमेय संख्याएं हमने पढ़ ली। अब हमारा इसके बाद अगला टॉपिक इसमें है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के लिए अगर देखें √2, √3, √5, 2√3, 3√5, 1 बटा √2, 1 बटा √3, 2 प्लस √3, 3 माइनस 5, √5 आदि, ये सारी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। और इसमें एक चीज और याद रखनी है, अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या आ जाती है, रूट में कौन सी संख्या लिखी गई, पूर्ण वर्ग संख्या, जिसका हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, उसे बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। पॉइंटों में पूरा वर्गमूल निकल जाए जिसका, तो पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो अगर ऐसा आ जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या के ऊपर रूट लग गया तो वह संख्या अपरिमेय नहीं होती, फिर वो कौन सी संख्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। उदाहरण के लिए जैसे रूट में 4 आ गया, रूट में 2 आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन रूट में अगर 4 आ जाता है, रूट 4 का मान 2 होता है, रूट 25 का मान 5 होता है, रूट 2.56 का मान 1.6 होता है, तो ये सारी संख्याएं हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। इसलिए इन संख्याओं को हम रूट देखकर डायरेक्ट आंसर नहीं देना कि रूट आ गया तो इसका मतलब ये अपरिमेय है। रूट वाली संख्याएं सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय नहीं होती बच्चों, याद रख लेना ये बात। रूट में अगर अभाज्य संख्या लिखी हुई है या ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंड करने पर ग्रुपिंग नहीं बन रही है दो की, तो वो संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जबकि जिसकी ग्रुपिंग बन जाती है, दो समूह बन जाती हैं, समान जोड़े बन जाते हैं, वह संख्या रूट से बाहर आ जाती है, तो उसको हम परिमेय संख्या में मानेंगे। और इसके अलावा कोई अन्य संख्या आ जाएगी तो वो एक अपरिमेय संख्या होगी, ये आपको बता ही दिया इसमें। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अध्याय हमारा दूसरा करेंगे। यहाँ पर अध्याय 2 लिखना था, गलती से यहाँ 1 लिखा गया तो चेंज कर देते हैं, अध्याय 2। अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद, अध्याय 2 बहुपद। और ये अध्याय कितने अंकों का है बच्चों, इसका भी आप देखो, यहाँ पर अपने पास ये अध्याय दिया हुआ है कुल
4 अंकों का। अंक भार कितने हैं? 4। और कुल प्रश्नों की संख्या इस चैप्टर में से आएंगे 3 प्रश्न। 3 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएंगे। कौन कौन से होंगे? एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, जो कि 1 अंक का होगा। एक प्रश्न आएगा इसमें से अति लघुत्रात्मक प्रकार का, ये भी 1 अंक का होगा। और एक प्रश्न इसमें से आएगा लघु उत्तरात्मक प्रकार का, जो 2 अंकों का एक प्रश्न होता है। तो ये 4 अंकों के कुल 3 प्रश्न इस चैप्टर में से आने हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो बातें हैं वो बच्चों कौन कौन सी है, इन कॉन्सेप्ट वाइज आपको याद रखना है। सबसे पहला टॉपिक इसमें याद रखोगे कि रेखिक बहुपद क्या होता है। रेखिक बहुपद जिसके अंदर मानक रूप क्या होगा, इसका रेखिक बहुपद का मानक रूप ax प्लस b, ये रेखिक बहुपद का मानक रूप है। रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या केवल 1 होती है। रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1 होती है। रेखिक बहुपद के आलेख का प्रकार कैसा होता है? तो एक सरल रेखा होती है। आलेख x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है? केवल एक बार ही काटता है ये। तो रेखिक बहुपद जिसका मानक रूप, शून्यकों की संख्या, घात, आलेख का प्रकार और x अक्ष को कितनी बार काटता है? एक बार काटता है। ये चीजें मैंने आपको इसमें बता दी। अब हमारा दूसरा टॉपिक इसमें है रेखिक बहुपद के बाद में द्विघात बहुपद। काफी इंपॉर्टेंट है ये द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मानक रूप ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। शून्यकों की संख्या इसकी द्विघात बहुपद की, तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, तो इसके शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। घात कितनी होगी? 2। ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आलेख कैसा होता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। द्विघात बहुपद का आलेख का प्रकार बताइए। तो ये एक परवलय के आकार का ग्राफ होता है। ठीक है। आलेख x अक्ष को कितनी बार काटता है? 2 बार काटता है। ये इसमें कुछ टॉपिक है जो आपको कवर करके जानी है इस चैप्टर में से। फिर इसके बाद हमारा अगला टॉपिक इसमें से जो याद रखने वाला है वो है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मानक रूप ax की पावर 3, bx की पावर 2, cx प्लस d। अधिकतम घात इसमें 3 होगी, फिर उससे छोटी घात 2, फिर उससे छोटी घात 1 और फिर बिना घात वाला पद यानी x की घात 0। शून्यकों की संख्या 3 होगी, घात इसकी 3 होगी और आलेख x अक्ष को कितनी बार काटेगा? 3 बार काटेगा। ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट है, आपको त्रिघात से रिलेटेड ये याद रखने हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक इसमें है द्विघात बहुपद से संबंधित कुछ तथ्य। द्विघात बहुपद काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें पूछी जाती है। तो हमारा इसमें ए जो पॉइंट है वो है किसी द्विघात बहुपद px यानी इसका मानक जो रूप है वो ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक अल्फा व बीटा हो, तो इसके 2 शून्यक होते हैं, हमने उनको अल्फा व बीटा मान लिया। तो शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बटा ए के बराबर होगी। माइनस बी बटा ए, यहां से बी एक्स का गुणक होता है और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणक। शून्यकों का जो गुणनफल होगा अर्थात अल्फा बीटा का मान सी बटा ए के बराबर होगा। सी हो गया अचर पद, ए हो गया एक्स स्क्वायर का गुणक। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। ओके। इसके बाद अगला टॉपिक है इसमें बी टॉपिक है, इसमें दिया हुआ है पॉइंट बी, किसी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा व बीटा हो तो वह द्विघात बहुपद होगा। अगर 2 शून्यक हमें दे दिए, पहला शून्यक अल्फा है दूसरा बीटा है, तो उस बहुपद की जो वैल्यू वो रूप होगा वो ये होगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, दोनों का मल्टीप्लाई। ओके, ये इस द्विघात बहुपद का रूप हो जाएगा। इसको सोल्व करके हम द्विघात बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था बच्चों द्विघात बहुपद से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु जिनको आपने कवर करना है। छोटे प्रश्न इन्हीं बिंदुओं पर बेस्ड होंगे, तो आपको यहां से हेल्प मिल जाएगी। अब हम आगे अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म, इसके बारे में पढ़ें अपने। तो इसके पहले नंबर्स देख लेते हैं, कितने नंबरों का ये चैप्टर है। ये कुल 4 अंकों का चैप्टर है बच्चों। इसमें से 3 अंकों के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। एक प्रश्न तो आएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, एक प्रश्न आएगा अति लघुत्रात्मक प्रकार का, दोनों प्रश्न 1-1 अंक के हैं, और एक प्रश्न यहां से आएगा लघुत्रात्मक प्रकार का जो 2 अंकों का होता है। इस चैप्टर में से अगर बात करें तो पहला जो टॉपिक आपको कवर करना है वो है सबसे पहले 2 चरों वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप। मानक रूप क्या होता है बच्चों? 2 चरों वाले रेखिक समीकरण का ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये किसी भी रेखिक समीकरण का मानक रूप होता है। अगर एक समीकरण दे रखी है तो आपको ये मानक रूप लिखना है। अगर 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म का मानक रूप पूछा जाए, युग्म यानी जोड़ा पूछा जाए, तो एक ही समीकरण को 2 बार नहीं लिख सकते। फिर हम समीकरण में थोड़ा सा चेंज करेंगे, इनके जो गुणांक है a, b और c, इनको हम चेंज कर देंगे। a को तो क्या लिख देंगे a1, b को लिख देंगे b1 और c को लिख देंगे c1। यहां पर c को हमने c1 से लिखना है, ये c1 और ये c2। ओके, तो इसको रिप्लेस करके यहां पर बन जाएगा अपने पास
पहली समीकरण तो हो जाएगी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी जो समीकरण होगी वो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो मानक समीकरणें हैं। रेखिक समीकरण युग्म का मानक रूप है। अब याद रखना, प्रत्येक रेखिक समीकरण एक सरल रेखा निरूपित करती है। कोई भी रेखा रेखिक समीकरण है वो एक सरल रेखा बनाती है। दो समीकरणें हैं तो दो सरल रेखाएं बनाएगी। अब इन दो सरल रेखाओं के प्रकार बनते हैं आगे अलग अलग, तो इनमें आपको याद रखने वाली बातें हैं, समझनी है। रेखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के प्रतिबंध, रेखाएं किस तरह से अलग अलग रूप बनाती है। तो रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के लिए दो अलग अलग समीकरणें हैं। इन दोनों समीकरणों के लिए हम इनके गुणांकों के अनुपातों की तुलना करेंगे। गुणांक कौन कौन से हुए, a1 और a2, तो a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। इनका हम कंपैरिजन करेंगे तो तीन स्थितियां हमारे पास बन सकती है। पहली स्थिति तो अगर a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों ही क्या आ जाए, बराबर आ जाए, एक जैसे आ जाए। एक a1 बटा a2 का मान, b1 बटा b2 का मान, c1 बटा c2 का मान अगर बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, निरूपित रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। रेखाएं संपाती होने का मतलब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाना। यहाँ डायग्राम में आप समझ रहे हो, ये रेखाएं संपाती रेखाएं हैं दोनों। देखो अब ब्लैक कलर की जो रेखा है और जो रेड कलर की रेखा है दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो इसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। निरूपित रेखाएं कैसी होगी, संपाती। और समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होने का कारण है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है। प्रत्येक जगह पर ये आपस में एक दूसरे के साथ स्पर्श हो रही है, तो इसलिए इसके अनंत हल होंगे। हल की प्रकृति कैसी होगी, संगत होगी। संगत हल कब होता है, जब हल निकल रहा हो तो इसका हल निकाला जा सकता है। अनंत हल आएंगे तो इसकी हल की प्रकृति कैसी होगी, संगत होगी। ये पहली कंडीशन है जिसमें a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 बराबर है। ओके, दूसरी कंडीशन में क्या है, अगर ऐसा आ जाए कि a1 बटा a2, b1 बटा b2 ये दोनों तो है बराबर, लेकिन जो तीसरा मान है वो बराबर नहीं है, c1 बटा c2 बराबर नहीं आया। पहले दो मान तो बराबर आ गए लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं आया। इस स्थिति में बच्चों क्या ध्यान रखना है आपको कि निरूपित रेखाएं समांतर होंगी। निरूपित रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी। जो दो रेखाएं बनेंगी वो एक दूसरे के समांतर आएगी। डायग्राम में देखो, ये एक ब्लैक कलर वाली रेखा और दूसरी ये जो रेड कलर वाली रेखा है, दोनों एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। ये एक दूसरे के साथ इनका कोई भी आपस में स्पर्श नहीं कर रही, ना किसी एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेगी। अगर ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही है तो इसका कोई हल नहीं होगा। हलों की संख्या इसकी कितनी है, 0। और हल की प्रकृति कैसी है, असंगत। असंगत कब है, क्योंकि हल निकल नहीं रहा इसका। जब हल नहीं निकल रहा इसका मतलब हल की प्रकृति असंगत है। ओके, तीसरा जो प्रकार होगा बच्चों, जिसमें अगर हम a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान निकालें तो अगर ये दोनों बराबर ना आए, a1 बटा a2 का मान और b1 बटा b2 का मान एक जैसा नहीं आया, तो उस स्थिति में निरूपित रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होंगी। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये ब्लैक कलर वाली लाइन और ये रेड कलर वाली लाइन एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो रेखाओं की जो प्रकृति है इस हम कंपेरिजन से बता सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा। एक ही बिंदु पर ही एक दूसरे को काट रही है तो इसके हलों की संख्या कितनी है, केवल एक। और हल की प्रकृति कैसी है, संगत। संगत इसलिए क्योंकि हल निकल रहा है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास इसका जो चौथा पॉइंट है वो है रेखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित बिंदु। अगर ये हमारे पास एक रेखा का समीकरण है, इसके द्वारा एक रेखा बनेगी, उस रेखा के ऊपर अगर कोई बिंदु स्थित है, उसके बारे में क्या बात आपको याद रखनी है। यदि कोई बिंदु है जैसे कि p, q, रेखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है, ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है, तो यह रेखिक समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी इसके अंदर p और q के मान x और y की जगह पर रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। यानी यहाँ समीकरण में x का मान तो क्या रखना है, p, ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, और y का मान क्या रखना है, q। रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होंगे। x की जगह p रख दो, y की जगह q रख दो, हल करोगे तो बराबर में आएंगे एक दूसरे के। तो इस बिंदु p, q का रेखा के ऊपर स्थित होना यानी रेखा को संतुष्ट करना होता है। तो ये चैप्टर नंबर 3 था बच्चों, जिसमें सभी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दी, जो याद रखने वाली बातें आपके लिए काम की बातें हैं वो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 4 है वो देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 अध्याय 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण चैप्टर 4 अंकों का चैप्टर है बच्चों, और इस बार इस चैप्टर में से 2 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न तो होगा रिक्त स्थान वाला 1 अंक का, और एक प्रश्न होगा दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तर वाला प्रश्न होगा जो कि 3 अंकों का होता है। एक प्रश्न 1 अंक का और एक प्रश्न 3 अंकों का। तो इसकी तैयारी करने के लिए आपको जो 1 नंबर वाला प्रश्न है ना, ये अच्छे से कवर अप होना चाहिए बेसिक चीजों से।
द्विघात समीकरण सबसे पहले याद रखना है, द्विघात समीकरण का मानक रूप जो द्विघात बहुपद था ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो द्विघात बहुपद था। अगर उसके बराबर में हम जीरो लगा दें यानी समीकरण बना दें इसकी, तो वह द्विघात बहुपद ना होकर द्विघात समीकरण में बदल जाएगा। और द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, जिन्हें हम ज्यादातर अल्फा और बीटा मान लेते होते हैं। ये भी आपको नॉलेज में होना चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक इसमें से आपको याद करना है, याद रखना है इसमें से द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे होती है? कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए या मूलों की प्रकृति बताइए। तो किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए उसके विविक्त कर का मान ज्ञात करते हैं। उसके विविक्त कर का मान ज्ञात करते हैं। अब विविक्त कर क्या होता है? द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्त कर, जिसे हम d से लिखते हैं, और इसका जो मान होता है ना वो होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो न्यू टाइप में खाली स्थान वाले प्रश्न में से भी पूछा जा सकता है कि विविक्त कर d बराबर कितना होता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। और d के तीन ही मान संभव है, या तो d का मान 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा, या 0 से छोटा होगा। तो मूलों की प्रकृति भी तीन प्रकार की होगी। d का मान अगर 0 से बड़ा आ जाएगा तो मूलों की प्रकृति कुछ और होगी। d का मान अगर 0 आ जाता है तो मूलों की प्रकृति कुछ और होगी। और d का मान अगर 0 से छोटा आ जाता है, माइनस में आ जाता है, तो 0 से छोटी संख्या यानी कि माइनस वाला, d की वैल्यू अगर माइनस में आ जाती है तो हम मूलों की प्रकृति को क्या लिखेंगे, आगे समझते हैं इन तीनों को एक एक करके। हमारा पहला जो पॉइंट है इसमें वो है यदि d बराबर 0 हो, यदि d बराबर 0, d ग्रेटर देन 0 हो, सॉरी, d का मान 0 से बड़ा हो, d का मान 0 से बड़ा हो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो। d का मतलब यही होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका मान 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा? द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दोनों मूल, दो ही मूल होते हैं, दोनों मूल एक तो होंगे इसमें वास्तविक, अगर 0 से बड़ा आया है तो वास्तविक होंगे। और इसमें एक याद रखना है कि भिन्न भिन्न यानी असमान भी है, वास्तविक भी है और असमान भी है। पहली कंडीशन तो ये थी। दूसरी कंडीशन में यदि d का मान 0 आ जाए, d का मान 0 आ जाए, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए, तो क्या होगा बच्चों? तो होगा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक हैं और एक जैसे हैं, यानी समान है ये दोनों। इसमें 0 से बड़ा होने पे वास्तविक भी थे और भिन्न भिन्न थे, इसमें वास्तविक हैं और एक जैसे हैं जब d का मान 0 आ जाए तब। और तीसरी स्थिति क्या थी बच्चों? d का मान 0 से छोटा आ जाए, यानी माइनस में आ जाए। तो ये तीसरा पॉइंट था हमारा, d का मान लेस देन 0 यानी कि माइनस में आने पर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आने पर। तो क्या होगा? द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दोनों मूल अस्तित्व में नहीं है, इनके मूल अस्तित्व में ही नहीं है, अर्थात मूल कैसे हैं? काल्पनिक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो बच्चों आपको ये तीनों पॉइंट याद हो गए होंगे। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के ये तीनों ही पॉइंट थे। आपको एक एक करके इन तीनों पॉइंटों को अच्छे से समझ लेना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न इसमें से आ सकता है, या इसका जो टॉपिक है मेन, वो है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, इसकी दो विधियां हैं बच्चों। एक तो है गुणनखंडन विधि। गुणनखंडन विधि हम द्विघात बहुपद में भी काम में लेते हैं। एक है इसकी विधि श्रीधर आचार्य सूत्र, या जिसे हम द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। इस विधि के द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दोनों मूल क्या होंगे? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे का इसका वर्गमूल और बटा में 2a। तो ये पूरा फॉर्मूला बनता है द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करने का। यहाँ दो निशान है, प्लस का भी है माइनस का भी है, तो दो बार ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक बार प्लस के लिए दूसरी बार माइनस के लिए, दो मूल निकल जाएंगे इस। ओके, ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करने का सूत्र। आगे है इसके बाद पांचवा पॉइंट, द्विघात समीकरण लिखना जब मूल ज्ञात हो। अगर हमें मूल पहले से बता दिए गए, द्विघात समीकरण के मूल पहले से पता हो, तो उस द्विघात समीकरण का निरूपण कैसे होगा? तो दो तरीके हैं इसके। अगर हमें मूल दे रखा है अल्फा और बीटा, तो द्विघात समीकरण ऐसे बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इनटू में इसके है एक्स और प्लस में अल्फा बीटा बराबर 0। एक तो ये फॉर्मूला बन रहा है, और दूसरा आसान सा फॉर्मूला है कि x माइनस अल्फा और इनटू में x माइनस बीटा, दोनों का मल्टीप्लाई करके बराबर में 0 लगा दो और इसे हल कर लो। दोनों ही फॉर्मूलाज आप लगाकर द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात कर सकते हो। हालांकि इसका क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है कि अल्फा बीटा अगर द्विघात समीकरण के मूल है तो द्विघात समीकरण क्या होगी, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया। द्विघात समीकरण देकर उसके मूल पूछे गए हैं। फिर भी मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि बाय द वे अगर इसका क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह से बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5वां, समांतर श्रेणी। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इस चैप्टर से भी काफी चीजें हैं जो आपको समझनी है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से अंक बाहर आएंगे 6 और कुल प्रश्न आएंगे 5।
6 अंकों के कुल 5 प्रश्न बनते हैं, यानी छोटे छोटे प्रश्न इसमें से हैं। तो एक तो इसमें से 2 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ यानी एबेसेदे वाले, 1-1 अंक वाले होंगे ये। एक प्रश्न इसमें से रिक्त स्थान वाला भी आएगा, वो भी 1 अंक का है। एक प्रश्न इसमें से अति लघुत्रात्मक प्रकार का भी आएगा, ये भी 1 अंक का है। और एक प्रश्न इसमें से लघुत्रात्मक प्रकार का आएगा जो 2 अंकों का होता है। तो कुल मिलाकर 4 प्रश्न तो छोटे छोटे 1-1 नंबर वाले हैं, एक प्रश्न 2 अंकों का है। तो कुल मिलाकर 5 प्रश्न 6 अंकों के इसमें से बनते हैं। तो आइए हम इस चैप्टर से रिलेटेड मुख्य बातें समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें से बनता है समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी के बारे में पता होना चाहिए। संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसके किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान रहे, समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे यहां पर कई सारे एग्जांपल दिए मैंने, 4, 7, 10, 13, 11, 15, 19, 23, 9, 7, 5, 3, 1, 4, 1, -2, -5 लिखना था यहाँ पे, ठीक है। ये वाली संख्या रिप्लेस करके यहाँ पे -5 लिख लो, यहाँ पर -5 आएगा। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें समांतर श्रेणी लिखी हुई है। तो समांतर श्रेणी को समझने के, अब समांतर श्रेणी एपी को लिखा कैसे जाता है। समांतर श्रेणी यानी एपी को लिखने का तरीका होता है एपी, फिर उसके आगे 2 कोलन यानी कि 2 विसर्गें, फिर उसके बाद उसका पहले पद को A1 लिखा जाता है, दूसरे पद को A2, A3, A4, A5, ऐसे करते करते अंतिम पद यानी nवें पद को AN से लिखा जाता है। अब हम बारी बारी से सीखेंगे कि समांतर श्रेणी में ये सारे पद, इनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक इस चैप्टर का है वो है सार्व अंतर। सार्व अंतर, जैसा कि इसमें बोला था मैंने, किन्हीं 2 समांतर श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वह सार्व अंतर कहलाता है। क्रमागत पदों का अंतर जो कि हमेशा समान होता है, इसे ही हम सार्व अंतर कहते हैं और इसको डी से लिखा जाता है। और डी क्या होता है बच्चों, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी डी बराबर A2 माइनस A1। डी को हम बच्चों कुछ और पद में भी घटा सकते हैं, जैसे बाद वाले पद यानी चौथे पद में से अगर तीसरा पद घटाएंगे तब भी डी प्राप्त हो जाएगा। A4 में से A3 घटाने पर भी डी निकल जाता है। 11वें पद में से 10वां पद घटाओगे तो भी डी निकल जाएगा। 18वें पद में से 17वां पद घटाओगे तो भी डी निकल जाएगा। 5वें पद में से चौथा पद घटाओगे तो भी डी का मान यानी सार्व अंतर का मान ज्ञात हो जाएगा। 2 क्रमागत पद कोई भी ले लो, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दो, बस इतना काम करना है डी निकालने के लिए। और इसका एक प्रश्न पेट पूछा जाता है, समांतर श्रेणी देकर, थोड़ी मुश्किल वाली समांतर श्रेणी देकर उसका सार्व अंतर पूछा जाता है। तो आपको बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है, चिन्ह का ध्यान रखते हुए। माइनस वाले क्वेश्चन में माइनस का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगला इसमें है टॉपिक है समांतर श्रेणी को लिखना। लिखा कैसे जाता है। तो किसी भी समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद अगर A है और सार्व अंतर D है तो क्या होगा बच्चों, एपी का जो प्रथम पद जिसे हम A1 से लिखते हैं ये तो A हो जाएगा। एपी का जो दूसरा पद जिसे हम A2 से लिखते हैं, तो मैंने अभी बोला था समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों में D जुड़ता जाएगा, यानी D का ही फर्क आ रहा है ना। A में D जोड़ दो तो A प्लस D, दूसरा पद हो जाएगा A प्लस D। फिर उसके बाद एपी का जो तीसरा पद होगा, तीसरा पद क्या होगा, दूसरे पद, ये दूसरा पद था उसमें एक डी और जोड़ दो, A प्लस डी प्लस डी, तो ये बन जाएगा तीसरे पद का सूत्र A प्लस 2D। इसी तरह से एपी का जो चौथा पद होगा वो कहां से मिलेगा, तीसरे पद में, ये A प्लस 2D तीसरा पद है, इसमें एक डी और जोड़ देंगे तो चौथा पद यानी A4 की वैल्यू आ जाएगी A प्लस 3D। और एपी का जो पांचवा पद है A5 है वो आएगा A प्लस 3D यानी चौथा पद प्लस सार्वंतर D, तो A5 आ जाएगा A प्लस 4D। इस तरह से समांतर श्रेणी का जो रूप बनता है बच्चों वो बनता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, ऐसे लगातार आगे बढ़ता जाता है। एक चीज आपने और ध्यान करी होगी, पांचवा पद जैसे मैंने लिखा तो यहाँ A प्लस 4D है, चौथे पद में A प्लस 3D है, तीसरे पद में A प्लस 2D है। A तो सब में है और D कितने हैं, जो पद है उससे एक कम, जैसे पांचवा पद है ना तो एक कम यानी 4D, तीसरा पद है तो A तो रहेगा ही, प्लस में 2D रहेगा। 18वां पद यानी A प्लस 17D। तो ये भी आपको याद रखना है, किसी भी एपी का कोई भी पद आप डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हो उसका। आगे इसके बाद अगला पॉइंट है समांतर श्रेणी का व्यापक पद यानी nवां पद। किसी भी समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद A और सार्वंतर D हो तो उसका व्यापक पद क्या होगा, an बराबर होगा A प्लस n-1 इंटू D। ये इसका फॉर्मूला है an का, an बराबर A प्लस n-1 गुना D, व्यापक पद यानी इसका nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। तो बच्चों इसके बाद ये तो था हमारा समांतर श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद, और इसके बाद अगला जो टॉपिक है ना वो ध्यान से समझना बच्चों, उससे बड़ा प्रश्न बनता है 2 नंबर वाला। ये है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। किसी समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद A सार्वंतर D और हो तो उसके प्रथम n पदों का योगफल कैसे निकाला जाएगा, Sn का सूत्र n/2
मल्टीप्लाई में इसके साथ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला कब काम में आता है? जब हमें a का मान, n का मान और d का मान, ये तीनों मान हमें ज्ञात हो, तो ये वाला फॉर्मूला आसान रहता है। और अगर एक SN का फॉर्मूला और भी है, n बटा 2 a प्लस an मल्टीप्लाई में, और ये फॉर्मूला लगता है जब a का मान, n का मान और nवां पद ये तीनों हमें पता हो, तो हम ये फॉर्मूला इजीली लगाकर सवाल को हल कर सकते हैं, n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी पर आधारित कुछ बिंदु थे जिनको आपने अच्छे से कवर करना है। 6 अंकों में से कम 4 या 5 अंक आपके इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद ही आसानी से मिल जाएंगे आपको। आगे इसके बाद अगला चैप्टर देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। चैप्टर काफी अच्छा है, आपको इसमें से कुछ चीजें अच्छे से समझनी है। चैप्टर में सबसे पहले अंक भार देख लीजिए, 4 अंक हैं इसके और 3 प्रश्न इस चैप्टर में से आएंगे। एक प्रश्न तो इसमें से आएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, जो कि 1 अंक का होता है। एक प्रश्न आएगा इसमें से रिक्त स्थान वाला, ये भी 1 अंक का प्रश्न है। और एक प्रश्न इसमें से आएगा लघुत्रात्मक प्रकार का, जो 2 अंकों का एक प्रश्न होता है। तो इस चैप्टर के ये 2 जो छोटे छोटे प्रश्न है, ये बिल्कुल आसान से प्रश्न आएंगे और इनको समझने के लिए आपको इसके बेसिक जो चीजें हैं वो समझनी है। तो सबसे पहले ये जो पहला पॉइंट है, बहुभुजों की समरूपता। समरूपता से क्या मतलब है? 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। यहां पर देखो 2 त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये समरूपता का निशान है। समरूप होंगे कब होंगे? यदि संगत कोण बराबर होते, यानी जैसे कोण A कोण P के बराबर है तो कोण A बराबर कोण B। कोण B, ये कोण B पे देखो 2 मैंने डॉट लगाए हैं, इसके चिन्ह लगाए हैं, तो यहां पर भी सेम है। तो ये संगत कोण B और Q आपस में बराबर हो गए। इसी तरह से कोण C इसके बराबर हो रहा है, कोण R के बराबर हो रहा है, तो ये बराबर है। इसके अलावा ये तो कोण बराबर हुए हैं, अब हम भुजाओं का अनुपात भी बराबर लिखेंगे, तथा AB बटा PQ, AB बटा इसकी संगत भुजा PQ। संगत भुजाएं, इनका अनुपात किसके बराबर होगा? बाकी की भुजाओं के अनुपातों के बराबर। तो AB बटा PQ, BC बटा QR और AC बटा PR। AC PR, क्रम का भी ध्यान रखना है। मैं AC लिख रहा हूं ना, तो मैं इसको RP नहीं लिख सकता। AC, तो कोण A से स्टार्ट कर रहे हैं तो इधर कोण P से स्टार्ट करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। अगर ऐसा आ जाता है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बहुभुजों की समरूपता में, समरूपता की शर्त होती है कि या तो उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है वो समान हो, तो वो समरूप होते हैं। आगे इसके बाद अगला जो पॉइंट है इसमें हमारे पास दूसरा पॉइंट, समरूपता से संबंधित कुछ तथ्य है। ये न्यू टाइप में रिक्त स्थान वाले प्रश्न में इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक प्रश्न जरूर आएगा। तो इन टॉपिक्स को जल्दी जल्दी पढ़िए। पहला टॉपिक है, बिंदु है, सभी वर्ग समरूप होते हैं। जितने भी वर्ग है ना, वो सारे समरूप होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सबके कोण बराबर होते हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं, तो कोण एक जैसे हो गए तो वो समरूप होंगे। फिर है, सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त भी एक जैसे ही होते हैं तो वो भी समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। एक और समबाहु त्रिभुज ले लेंगे, उसके भी प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होगा, तो वो भी समरूप होंगे। आगे इसका चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी, सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम हो यह आवश्यक नहीं। समरूप जो होती है उनका सर्वांग सम होना जरूरी नहीं है, परंतु अगर कोई आकृति सर्वांग सम है तो वो समरूप भी होगी। सर्वांग समता एक बड़ा टॉपिक है जिसमें क्या होती है? कोण भी बराबर, भुजाएं भी बराबर। जबकि समरूपता में क्या होता है? कोण तो बराबर होते हैं, भुजाएं बराबर ना होकर उनका अनुपात बराबर होता है। और अनुपात अगर 1/1 आ जाए, 1:1 आ जाए, तो वो सर्वांग समता में चली जाती है फिर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा, इसमें टॉपिक नंबर 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए या थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। इसको सिद्ध करने वाला भी क्वेश्चन आता है। यह प्रमेय 6.1 है। प्रमेय 6.1, यदि एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची जाए तो यह इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। बहुत अच्छा ये प्रमेय है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे बीपीटी थ्योरम कहा जाता है या थेल्स प्रमेय कहा जाता है। इसको डायग्राम को समझिए। त्रिभुज एबीसी है, इसकी एक भुजा बीसी के समांतर एक लाइन खींची गई है, रेखा खींची गई है डीई। अब अगर ये दोनों समांतर है तो समांतर होने पे क्या होगा? शेष दोनों भुजाएं यानी ए बी भुजा और ए सी भुजा समान अनुपात में विभक्त हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे ए से लेके डी, ए डी बटा डी बी का जो अनुपात होगा, ए डी बटा डी बी किसके बराबर होगा? ए से ई, ए ई बटा ई सी। ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी।
ये प्रमेय आपको याद रख लेनी है। इसकी जो भाषा है, शब्दावली को ध्यान से समझते हुए इसकी भाषा याद कर लेना। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा ही आ जाए कि कथन लिखिए, केवल आपको कथन लिखना है उस टाइम। ठीक है, ये तो थी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। और इसका विलोम यानी थेल्स प्रमेय का विलोम, विलोम यानी इसका उल्टा, उल्टा इसका लिखना है। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। उल्टा लिखा गया है कि अगर ये अनुपात बराबर है तो ये रेखा इसके समांतर होगी। उल्टा बोल दिया इसके अंदर, थेल्स प्रमेय का उल्टा है। अर्थात यदि AD बटा DB बराबर है AE बटा EC, तो दो DE समांतर होगी BC, और ये प्रमेय 6.2 है। ओके, ये दोनों प्रमेय आपको अच्छे से समझ लेनी है। अब इसके बाद कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां, इनसे भी एक प्रश्न बन सकता है। समरूपता की कसौटियों से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आप समरूपता की पहचान बताइए। कौन सी समरूपता? 2 डायग्राम दे देंगे, उनमें से समरूपता की पहचान पूछी जाती है। तो जैसे पहली समरूपता की है इसमें कसौटी, कोण 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 समरूपता, यानी एंगल 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 समरूपता। ये क्या होती है? इस कसौटी के अनुसार दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके तीनों संगत कोण बराबर हो। संगत कोण 3 बनेंगे इसमें, तीनों आपस में बराबर हो जाए, यानी कोण A कोण P के बराबर, कोण B कोण Q के बराबर, कोण C जो है वो कोण R के बराबर। जैसा डायग्राम से आपको पता लग रहा होगा, ये समरूपता की कौन सी कसौटी है? कोण 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 समरूपता, एंगल एंगल समरूपता। अब नीचे मैंने एक नोट लगाया है, ये नोट काफी इंपॉर्टेंट है, आप समझना। इसे कोण कोण समरूपता भी कहते हैं। कोण कोण समरूपता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई दो संगत कोण बराबर होने पर तीसरा संगत कोण स्वतः ही बराबर हो जाता है। कि अगर दो कोण बराबर हो गए ना, तो तीसरे कोण को देखना ही नहीं है, दो कोण बराबर कर दो। यानी ये 3 बार कोण 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 समरूपता लिखने की बजाय अगर कोण कोण समरूपता ही पढ़ लें हम इसे, कोण कोण समरूपता यानी एंगल एंगल 2 बार ए समरूपता, तो वो भी यही नियम है। ठीक है, उसमें तीसरे को बराबर करना जरूरी नहीं है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके भी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप ही बराबर हो जाता है, तो इसलिए हम ज्यादा इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगली इसमें कसौटी देखो, दूसरी कसौटी है भुजा 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 समरूपता। भुजा 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 समरूपता यानी साइड 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 समरूपता। ये क्या है? इस कसौटी के अनुसार दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनकी तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हो। तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती है। ये त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR को देखिए, अगर ऐसा आ जाए कि AB बटा PQ, BC बटा QR, BC बटा QR और AC बटा PR, अगर ये तीनों बराबर आ जाएं तो क्या होगा? दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR। ओके, ये समरूपता की दूसरी कसौटी थी, भुजा 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 समरूपता। अब हमारी तीसरी कसौटी है भुजा कोण भुजा समरूपता। भुजा कोण भुजा समरूपता, SAS समरूपता। इस कसौटी के अनुसार दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनकी कोई दो भुजाएं समानुपाती हो तथा इनसे निर्मित होने वाला कोण बराबर हो। कोई दो भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, जैसे कि AB बटा PQ, AB बटा PQ और BC बटा QR, BC बटा QR। ये दोनों भुजाएं बराबर, इनका अनुपात बराबर, और कोण B बराबर है कोण Q। ये जो कोण बन रहा है यहां पर, ये इस कोण के बराबर आ रहा है। कोण B और कोण Q, AB BC के बीच का कोण, AB और BC के बीच का कोण ये PQ और QR के बीच का कोण ये कोण B और कोण Q भी बराबर है। तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसके बाद अगली जो समरूपता की कसौटी इसमें है जो इंपॉर्टेंट है, समकोण कर्ण भुजा समरूपता, RHS समरूपता। R का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेनस यानी कर्ण, और S का मतलब साइड। समकोण कर्ण भुजा समरूपता। इस कसौटी के अनुसार दो समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं यदि एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के समानुपाती हो। तो अगर दोनों समरूप त्रिभुज है ना, उसमें ये प्रमेय लगती है। अगर कोई दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं तो उसके अंदर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अगर ये दोनों भुजाएं कर्ण जो है वो समानुपाती हो जाए किसके? किसी अन्य भुजा के। कोई एक अन्य भुजा ले लो, चाहे BC और QR ले लो, चाहे AB और PQ ले लो। कर्ण के अलावा बाकी दोनों भुजाओं में से कोई एक जोड़ा यानी एक संगत भुजा बराबर हो जाए, तो पहले तो AC बटा PR लिखा जाएगा, AC और PR, और बराबर में क्या लिखा जाएगा इसके? या तो AB बटा PQ, AB बटा PQ, या फिर BC बटा QR। तो उस स्थिति में क्या होगा अगर ये ऐसा आ जाए? या तो ये दोनों बराबर या ये दोनों बराबर, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे।
ये समरूपता की कसौटी या नियम जो है वो आपको अच्छे से समझ लेना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा ये टॉपिक था समरूपता से रिलेटेड। अब हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7वां, निर्देशांक ज्यामिति। 7 अंकों का ये चैप्टर है बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट याद रखना है कि कौन कौन से प्रश्न आते हैं। 4 ही प्रश्न इसमें से मेन है। एक प्रश्न इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रकार का 1 अंक का आएगा, एक प्रश्न इसमें अति लघुत्रात्मक प्रकार का आएगा, वो भी 1 अंक का है, एक प्रश्न इसमें से लघुत्रात्मक प्रकार का आएगा जो 2 अंकों का है, और एक प्रश्न दीर्घुत्रात्मक प्रकार का है जो 3 अंकों का है। अब ये सारे जो प्रश्न है ना, ये बेसिक पे ही डिपेंड है सारे। तो इनको आप समझने के लिए इसकी बेसिक बातें समझिए। सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है वो आपको समझना है कि में पहला बिंदु समझते हैं। हमारा जो पहला बिंदु है बच्चों वो है निर्देशांक तल। क्या होता है निर्देशांक तल? किसी स्थिति बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए हम जिस तल का उपयोग करते हैं उसे निर्देशांक तल कहते हैं। निर्देशांक तल में 2 अक्ष होते हैं बच्चों, एक होता है क्षैतिज अक्ष और एक होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष। क्षैतिज अक्ष जिसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, ये क्षैतिज दिशा में होता है, और ऊर्ध्वाधर अक्ष जिसे हम वाई अक्ष कहते हैं, ये ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है। और दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, और जिस जगह पे काटते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। अब इस तरह से अक्षों को आपस में कटने पर हमारा जो समतल है उसको 4 भागों में विभक्त हो गया। प्रत्येक भाग उसका एक चतुर्थांश कहलाएगा। और ये वाला सिरा जो है, ये वाला भाग है, ये सारा प्रथम चतुर्थांश है। इसके आगे वाला ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश। इन दोनों के बीच वाला जो भी भाग आएगा वो चतुर्थ चतुर्थांश होगा। इसमें अक्षों में भी आपको पता होना चाहिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में आप जानते होंगे। मूल बिंदु के इस तरफ एक्स के सारे मान धनात्मक होते हैं, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ वाई के मान धनात्मक होते हैं। तो ये एक्स भी धनात्मक, वाई भी धनात्मक। तो इनके बीच में जो भी बिंदु आएंगे वो सारे एक्स और वाई के मान धनात्मक रखेंगे। फिर इस वाले हिस्से में देखो, इधर एक्स होता है ऋणात्मक, माइनस का आता है, और इधर ये वाई प्लस का। तो इनके बीच वाला जो बिंदु होगा एक्स माइनस का, वाई प्लस का। सेम इसी तरह से ये एक्स वाला सिरा माइनस का, ये वाई वाला सिरा ये भी माइनस वाला। एक्स और वाई दोनों के मान माइनस में होंगे। इस साइड में चतुर्थ चतुर्थांश में आते हैं तो एक्स का सिरा धनात्मक, वाई का सिरा ऋणात्मक। तो यहां जो भी बिंदु होंगे ना, उनमें एक्स का मान प्लस का होगा, वाई का मान माइनस में होगा। ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, इसमें दूसरा टॉपिक, जिसमें हम किसी भी बिंदु की अक्षों से दूरी पता लगा सकते हैं। बिंदु ए एक्स कोमा वाई की अक्षों से दूरी अगर निकालनी हो तो इस तरह से आप देखो, एक बिंदु है ए एक्स कोमा वाई और इसकी अक्षों से दूरी निकालनी है। तो ये वाली जो दूरी है एक्स अक्ष की दूरी है, जिसको अगर हम देखें तो ये वाई मात्रक के बराबर होगी, और इधर वाई अक्ष से दूरी है तो यहां से वाई अक्ष की तरफ जाएंगे तो ये टोटल दूरी इस दूरी के बराबर होगी, जिसको हम वाई एक्स का मान बोलेंगे। ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, और दूरी हमेशा धनात्मक लेनी है, चाहे बिंदु कहीं पर भी आ जाए। एक्स अक्ष से दूरी होगी वो वाई निर्देशांक को देख के लिखनी है, वाई अक्ष से दूरी पूछी जाती है तो एक्स निर्देशांक को देख के लिखनी है, और लिखनी हमेशा प्लस में है, ये ध्यान रखना। ठीक है। अगला इसमें तीसरा बिंदु है, तीसरा पॉइंट, बिंदु ए एक्स कोमा वाई की मूल बिंदु से दूरी। अगर कोई बिंदु यहां पर है एक्स कोमा वाई, उसकी मूल बिंदु से दूरी, यानी यहां ये वाली दूरी, ये दूरी निकालनी है। मूल बिंदु यहां है, तो सबसे पहले ये बिंदु ए एक्स कोमा वाई है, ये दूरी कितनी होगी और ये दूरी कितनी होगी, ये चेक करो। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना यहाँ पे, ये वाली दूरी y निर्देशांक के बराबर होगी, क्योंकि x अक्ष से दूरी है, y निर्देशांक यानी y हो जाएगा इसका मान। और ये दूरी कितनी है x, अगर ये x है तो यहाँ पर भी x ही होगा, तो ये x और ये y, लंब जो है वो तो है y और आधार है वो x है। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाएंगे तो ये कर्ण आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। तो आधार इसका कर्ण का मान निकालेंगे तो रूट लग जाएगा, तो मूल बिंदु से दूरी रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद हमारा जो अगला बिंदु है, इसके अंदर अगला टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, इसमें समझने वाला है, वो है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो केवल फॉर्मूला याद रख लो, इसको समझने की आवश्यकता नहीं है। 2 बिंदु अगर x1, y1 है और x2, y2 है, बिंदु ए और बी, उनके बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरे के ऊपर रूट, और इसको आगे मात्रक लिखना है। और ये हमेशा याद रख लेना फॉर्मूला कैसे लिखा गया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरे का रूट। ओके। आगे 5वां पॉइंट इसमें है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है बच्चों, अगर 2 बिंदु है जिसमें से पहला बिंदु a x1, y1, दूसरा बिंदु है b x2, y2, अगर इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो एक रेखाखंड बनेगा। इस रेखाखंड के ऊपर अगर कोई बिंदु ले लें p x, y, ये बिंदु क्या करता है बच्चों, इस पूरे रेखाखंड का विभाजन कर देगा 2 भागों में। तो इस बिंदु के निर्देशांक
विभाजन सूत्र कहलाते हैं, याद करना। मान लीजिए बच्चों की ये जो बिंदु है ये पूरे रेखाखंड को बिंदु P m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो x और y की वैल्यू निकालने का सूत्र क्या होगा? x का मान निकालेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 और बटा में m1 प्लस m2। और इसी तरह से y निर्देशांक की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। आपको पता लग गया x2 x1 y2 y1 के मान यहां पर दोनों बिंदुओं के निर्देशांक है ये। ओके, यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। इस सूत्र का उपयोग करते हुए अगर आपको इसके निर्देशांक दे दिए P बिंदु के, तो आप B के या A के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हो। अगर इन तीनों के निर्देशांक दे दिए, अनुपात नहीं दिया हुआ, तो अनुपात भी ज्ञात किया जा सकता है। ओके, इसके सवाल बनते हैं कई सारे। अब आगे इसमें एक फॉर्मूला और है, मध्य बिंदु सूत्र। जैसा कि अभी अपने बात कर रहे थे कि अगर A और B बिंदु है जिनके निर्देशांक x1, y1 और x2, y2 है, तो अगर हम उसको मिला देते हैं तो एक रेखाखंड बनता है। पहले हमारा ये P बिंदु कहीं भी हो सकता था, लेकिन अब ये बिल्कुल मध्य में आ गया। P बिंदु मध्य बिंदु है, तो दोनों तरफ जो अनुपात पहले हम m1 और m2 लिखते थे, अब वो 1,1 हो गया, यानी 1:1 हो गया। तो मध्य बिंदु के हिसाब से अगर हम m1 का मान 1 रख दें, m2 का मान 1 रख दें, तो हमारा जो पिछला सूत्र था ना, वो फॉर्मूला ये बन जाएगा x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर बन जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। ये फॉर्मूला मध्य बिंदु सूत्र कहलाता है। ओके, इसके बाद बच्चों हमारा अगला चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 8वां, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये बच्चों। त्रिकोणमिति से रिलेटेड काफी सारी जो चीजें हैं वो आपको इसमें से सीखने को मिलेगी। चैप्टर से रिलेटेड जो भी बातें हैं अपने आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं अंक भार के बारे में। ये चैप्टर बच्चों 8 अंकों का है और इस चैप्टर में से कुल कितने प्रश्न आएंगे, इनमें आपको प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं 5 प्रश्न। 5 प्रश्न इस चैप्टर में से आने वाले हैं, तो 5 प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, एक प्रश्न इसमें से आएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, यानी 1 अंक वाला अवैध वाला प्रश्न। एक प्रश्न इसमें से रिक्त स्थान वाला भी आएगा 1 अंक का। एक प्रश्न इसमें से अति लघुत्रात्मक प्रकार का भी आएगा, वो भी 1 अंक का होता है। तो 3 प्रश्न तो इसमें 1-1 अंक वाले हैं, वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, अति लघुत्रात्मक। एक प्रश्न यहाँ से लघुत्रात्मक प्रकार का आएगा जो 2 अंकों का होता है। एक प्रश्न यहाँ से दीर्घुत्रात्मक प्रकार का आएगा जो कि 3 अंकों का। कुल मिलाकर 5 प्रश्न आएंगे, 8 अंकों के आएंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इस चैप्टर की क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या हैं। तो इसकी परिभाषा यहाँ पे बताई गई है, किसी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं लंब, आधार व कर्ण में से किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, त्रिभुज की 3 भुजाएं होगी समकोण त्रिभुज की, एक लंब होगा, एक आधार होगा और एक कर्ण होगा। इनमें से कोई 2 भुजाएं ले लो और उनको बटा में लिख दो, जैसे लंब बटा आधार लिख दिया, लंब बटा कर्ण लिख दिया, कर्ण बटा आधार या आधार बटा कर्ण, ऐसे कुछ भी लिख दिया, वो क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो लंब क्या होता है पहले ये सीख लो, दिए गए कोण थीटा की सममुख भुजा। अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है तो हम उसमें इस समकोण त्रिभुज के अलावा कहीं पर एक कोण ले लेंगे, या तो ये कोण या ये कोण। तो अगर ये कोण लिया ना, तो इसके जो सामने वाली भुजा है वो लंब होगी, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। अगर थीटा यहां पर है तो इसके सामने वाली भुजा, ये भुजा लंब कहलाएगी। और आधार क्या होता है, आधार होता है दिए कोण थीटा की संलग्न भुजा। एक तो ये थीटा था, इसकी संलग्न भुजा ये 2 है, 2 भुजाएं, उनमें से ये वाली भुजा, इस भुजा को क्या बोलेंगे, आधार। ये वाली जो तिरछी भुजा है ये कौन सी भुजा होगी, समकोण त्रिभुज की जो 90 डिग्री की सम्मुख भुजा, समकोण 90 डिग्री जो है ना उसकी सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण कौन सी होगी, 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा। ओके, ये लंब आधार कर्ण के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो कर्ण होता है वो तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, और बाकी दोनों भुजाओं में से जिस कोण की हम बात कर रहे हैं, जिस कोण पे चल रहे हैं, उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, उस कोण से जुड़ी हुई जो भुजा होगी वो आधार होगी। आगे हम इसके त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपातों में पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है लंब बटा कर्ण। अभी मैंने आपको बोला था इनके बटा करते जाओ, तो पहला अनुपात क्या होगा, लंब बटा कर्ण, तो ये बनेगा साइन थीटा। लंब बटा कर्ण का जो वैल्यू होता है वो साइन थीटा कहलाता है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, यानी कि कर्ण बटा लंब कर दूं, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, कर्ण बटा लंब क्या होगा, कोसेक थीटा। तो 2 फॉर्मूले बन गए। इसी तरह से आधार बटा कर्ण क्या होता है, कोस थीटा होता है। और अगर इसका उल्टा कर दें, कर्ण बटा आधार, तो ये बन जाएगा सेक थीटा। और अगला फार्मूला है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसके बराबर होता है टेन थीटा के। और अगर इसका उल्टा कर दें, लंब बटा आधार को आधार बटा लंब कर दें, तो ये बन जाएगा कोट थीटा। तो इस तरह से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ फार्मूले हैं, आपस में रिलेशन है, आपस में संबंध है, वो देख लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, तो पहले अभी अपने बात करी थी इधर यहाँ पर कि एक दूसरे के उल्टे कौन होते हैं। जैसे कि यहां पर था साइन और ये था कोसेक, इसका उल्टा करने पर ये आया था
साइन की जगह क्या बन गया, कोसेक, यानी साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो इसी तरह से कोस और सेक होते हैं, टेन और कोट होते हैं। तो इनके फॉर्मूले बन जाएंगे साइन थीटा, पहला फार्मूला साइन थीटा होता है 1/कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होगा फिर, 1/साइन थीटा होगा। सेम ऐसे ही कोस थीटा होता है 1/सेक थीटा, और सेक थीटा होता है 1/कोस थीटा। और अगला फॉर्मूला है टेन थीटा का, टेन थीटा होता है 1/कोट, और कोट थीटा होता है 1/टेन। ओके, और एक टेन का फार्मूला याद रखो, साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये टेन थीटा होता है, और कोट थीटा होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। ओके बच्चों, ये आपको याद रह जाएगा ये सारी बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, इसमें टॉपिक नंबर 3 जो आपको अच्छे से समझना है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, काफी इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, एक तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 होती है। दूसरी सर्वसमीका है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अगली सर्वसमीका है 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्वसमीकाएं हैं, सर्वसमीका नंबर 1, सर्वसमीका नंबर 2 और सर्वसमीका नंबर 3। तीनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, एग्जाम में आपको अच्छे से याद होनी चाहिए ये सर्वसमीकाएं। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है बच्चों, वो है विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये वाली टेबल, विशेष कोण कौन कौन से होते हैं, पहले तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन कोणों को विशेष कोण बोलते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सभी को त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशेष कोणों पे क्या क्या मान होते हैं, वो यहाँ मैंने टेबल के माध्यम से समझाया है, और ये टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन बनते हैं। एक तो है कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। साइन के जो मान है ना, वो कोस के मानों को लिखते टाइम उन्हीं मानों को हम क्रम बदलते हुए लिखेंगे। इस आखिरी वाली वैल्यू को सबसे आगे ले आएंगे, इस वाली वैल्यू को 2 नंबर पे ले आएंगे, ये तीसरी वाली वैल्यू यहाँ बीच में ही रह जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई, और ये 0 यहाँ आखिर में चला गया। ये साइन वाले मान आपको इस तरह से भरने हैं। साइन के मान भरने के बाद में 10 की वैल्यूज भरनी है। तो 10 की वैल्यू भरना, अभी हमने पीछे बात करी थी, 10 का जो फार्मूला होता है वो साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन, अगर हमने 10 0 का मान निकालना है ना, तो साइन और कोस का भाग दे दो, साइन में कोस का भाग 0/1, 0/1 0। इधर 1/2 के भाग में √3/2 लिखेंगे ना, तो 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 के भाग में 1/√2 लिखेंगे, सेम है ये दोनों, कटकर 1 में बदल जाएंगे। इसके बटा में लिखेंगे, ये वाला तो 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 यानी √3 आ जाएगा। 1/0, जब tan 90 का मान लिखेंगे 1/0, साइन 90 का मान 1, कोस 90 का मान 0, तो 1/0 यानी ये बन जाएगा अनंत, अपरिभाषित, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, तो नॉट डिफाइंड मैंने यहाँ इंग्लिश में लिख दिया ND। इसी तरह से अब कोट की वैल्यूज लिखनी है, तो कोट की वैल्यू इन्हीं मानों को लिखना है, लेकिन क्रम बदलते हुए। सबसे आखिरी वाला मान सबसे आगे, सेकंड लास्ट वाला मान है वो सेकंड आ जाएगा, बीच वाली वैल्यू यहाँ बीच में रह जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई, 0 यहाँ चला गया। इसी तरह से फिर आगे सेक वाली वैल्यूज को देखेंगे, तो सेक क्या होता है बच्चों, 1/कोस होता है। कोस के मानों को पलटते जाओ, सेक की वैल्यू आ जाएगी। 1 को पलटेंगे 1 ही बनेगा, √3/2 को पलटेंगे 2/√3 बनेगा, 1/√2 को पलटेंगे √2 बन जाएगा, 1/2 को पलटेंगे 2 बन जाएगा, 0 को पलटेंगे 1/0, और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। और ये वाले मान इधर आ जाएंगे फिर क्रम बदल के, नॉट डिफाइंड, ये 2 यहाँ आ गया, √2 की जगह रह गया, 2/√3 यहाँ आ गया, और 1 आ गया सबसे आखिर में। तो इस तरह से विशेष कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी मैंने आपको समझा दी। इनसे रिलेटेड कई बातें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। आई होप आपको ये सवाल भी, ये जो टॉपिक है ये भी अच्छे से कवर अप हुआ है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, हमारा अध्याय 9वां, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग बहुत अच्छी प्रश्नावली है, आसान है, बड़ा प्रश्न इस बार इसमें से आएगा एक, तो देख लेते हैं इस चैप्टर को। ये सब चैप्टर 5 अंकों का है, 2 प्रश्न इस चैप्टर में से आएंगे। एक प्रश्न तो इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रकार का आएगा जो कि 1 अंक का होता है, और एक प्रश्न इसमें से निबंधात्मक प्रकार का आएगा जो 4 अंकों 4 अंकों का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आने वाला है। तो समझना इस चैप्टर को ध्यान से। सबसे पहले समझो कि दृष्टि रेखा क्या होती है। इस चैप्टर में पूछा जाता है दृष्टि रेखा, तो किसी वस्तु तथा प्रेक्षक की आंख के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। कोई वस्तु है, हम उसको देख रहे हैं, तो वस्तु और हमारी आंख के बीच में एक काल्पनिक रेखा बन जाती है, उसी को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर आंख है, तो आंख से वस्तु को देखा जा रहा है, वस्तु और आंख को मिलाने वाली जो सीधी रेखा बनेगी जिसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। यहाँ 2 स्थितियां मैंने बताई है, कोई वस्तु है, उससे ऊपर की तरफ मतलब वस्तु से नीचे आंख है, यानी वस्तु ऊपर की ओर है, तो हम नीचे से उसके ऊपर देख रहे हैं, तो दृष्टि रेखा इस तरह से बनेगी। और अगर हम आंख, यानी कि हमारा आंख ऊपर है, वस्तु नीचे है, यानी कि वस्तु को देखने के लिए हम नीचे देख रहे हैं, तो उसके लिए दृष्टि रेखा इस तरह से बनेगी। ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस ये याद रखो कि वस्तु और आंख के बीच की जो काल्पनिक रेखा होती है उसे दृष्टि रेखा कहते हैं।
दूसरा पॉइंट इसमें याद रखो, हमारे पास उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर हो तो दृष्टि रेखा व क्षैतिज के मध्य बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। जब कोई वस्तु है वो आंख से ऊपर है, यानी यहां से मैं देख रहा हूं वस्तु यहां पर है पतंग, तो यहां से देखते टाइम ये क्षैतिज हो गया, ये हो गया दृष्टि रेखा, दोनों के बीच का जो कोण होगा थीटा, जिसे हम उन्नयन कोण बोलेंगे। उन्नयन कोण की परिभाषा हो गई। अब अवनमन कोण की परिभाषा भी देखो। अवनमन कोण क्या होता है बच्चों? जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से नीचे हो तो दृष्टि रेखा व क्षैतिज के मध्य बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। क्षैतिज रेखा जो होगी बच्चों वो कहां पर होगी? उन्नयन कोण देखो, यहां पर है वस्तु, वस्तु यहां पर है और प्रेक्षक यहां पर है, वस्तु को देखा जा रहा है यहां से ऐसे, तो क्षैतिज रेखा ये है, दृष्टि रेखा ये है, इनके बीच का जो कोण होगा उसको अवनमन कोण बोलेंगे और अवनमन कोण हमेशा उन्नयन कोण के बराबर होता है। यहां मैंने नोट लगा के लिखा भी है, उन्नयन कोण व अवनमन कोण बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद अगला इसमें पॉइंट याद रखना है, चौथा पॉइंट, किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा व एक अन्य कोण दिया हो तो शेष भुजाएं, एक भुजा दे दी व एक अन्य कोण का मतलब 90 डिग्री के अलावा कोई एक कोण दे दिया, तो शेष भुजाएं कैसे ज्ञात करती है? तो निम्न 3 सूत्रों की सहायता से अज्ञात भुजाएं ज्ञात की जा सकती है। एक तो है कि लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा होता है, आधार बटा कर्ण बराबर कोस थीटा होता है, लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा होता है। ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ लिए होंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कोस और टेन के ये 3 फॉर्मूले हैं, इनके माध्यम से आप कोई भी भुजा को ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, कोई भुजा ज्ञात हो सकती है शेष भुजाओं में से। तो ये डायग्राम इसमें देखो, यहाँ थीटा कोण है, थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण। मान लीजिए कि आपको आधार पता है, लंब ज्ञात करना है, आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है, तो लंब और आधार इस तीसरे फॉर्मूले में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें थीटा की वैल्यू भी प्रश्न में दे रखी होगी, थीटा की वैल्यू यहाँ पर अप्लाई करके इसको हम सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक इसका है वस्तु की ऊंचाई व उसकी छाया में अनुपात। वस्तु की अगर ऊंचाई की बात करें और उसकी छाया की बात करें तो क्या होगा? अगर सूर्य का उनताश कोण थीटा 30 डिग्री है, अगर थीटा का मान 30 डिग्री है तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होगा? 1/√3, और ऊंचाई बटा छाया यानी लंब बटा आधार टेन थीटा होता है, और टेन थीटा की वैल्यू हमने 1/√3 निकाली है, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 1:3। अब अगला दूसरा पॉइंट इसमें है, सूर्य का उनताश कोण 45 डिग्री होने पर टेन 45 का मान 1 हो गया, ऊंचाई बटा छाया की वैल्यू 1/1 हो जाएगी, यानी अभिष्ट अनुपात 1:1 आएगा, यानी कि दोनों बराबर हो गए। कहने का मतलब है कि सूर्य का उनताश कोण अगर 45 डिग्री हो जाता है तो उस स्थिति में किसी वस्तु की छाया और उसकी ऊंचाई दोनों बराबर होते हैं। 45 डिग्री के कोण पर किसी वस्तु की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर होती है। तीसरा इसमें पॉइंट है, सूर्य का उनताश कोण थीटा बराबर 60 डिग्री होने पर टेन 60 डिग्री बराबर √3, तो ऊंचाई बटा छाया यानी √3/1, तो अभिष्ट अनुपात आ गया √3:1। तो ये था बच्चों चैप्टर नंबर 9, जिससे रिलेटेड मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर ली है यहाँ पर। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अध्याय 10 वृत्त, काफी इंपॉर्टेंट अध्याय है बच्चों। इस अध्याय में से एग्जाम में कुल 6 अंकों के प्रश्न आने वाले हैं, यानी यह अध्याय कुल 6 अंकों का है और इस अध्याय में से कुल प्रश्नों की संख्या 5 आएगी। 2 प्रश्न इस चैप्टर में से आएंगे वस्तुनिष्ठ यानी अभ्यास वाले, 1-1 अंक वाले ये प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न इसमें से रिक्त स्थान वाला आएगा, ये भी 1 अंक का प्रश्न है। एक प्रश्न इसमें से अति लघुत्रात्मक प्रकार का आएगा, ये भी 1 अंक वाला प्रश्न है। और एक प्रश्न इसमें से लघुत्रात्मक प्रकार का आएगा जो कि 2 अंकों का होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट बच्चों होने वाला है ये चैप्टर, क्योंकि छोटे प्रश्न इस चैप्टर में से ज्यादा आने हैं। 4 प्रश्न ऐसे हैं जो 1-1 नंबर के हैं, तो आप इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक समझना। चाहे आप होशियार बच्चे हैं या फिर आप थोड़े कमजोर बच्चे हैं पढ़ाई में, तो भी आपको इस चैप्टर में से 4 अंक हर हालत में मिल जाएंगे अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो। देखो, पहला जो हमें महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है सभी जानते ही हैं। वह रेखा जो किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है वह वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। ए भी एक स्पर्श रेखा है क्योंकि ये एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श कर रही है। ठीक है, स्पर्श रेखा के बाद हमारा अगला टॉपिक इसमें है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्या होता है? एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। एक वृत्त है और एक उसकी स्पर्श रेखा है, दोनों का जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसा यहाँ पर बिंदु P है, उभयनिष्ठ बिंदु है, ये रेखा के ऊपर भी स्थित है, स्पर्श रेखा पर भी है और वृत्त की परिधि पर भी बिंदु है, इसलिए इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहेंगे। कॉमन पॉइंट है ये। ओके, अब इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बच्चों हमारा तीसरा, स्पर्श रेखाओं की संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये 4 पॉइंट आप ध्यान से समझना। पहला पॉइंट है वृत्त की परिधि पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं होती है? तो इसका राइट आंसर है अनंत, क्योंकि बच्चों देखो परिधि के ऊपर अनंत बिंदु होते हैं और हर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा गुजर सकती है, तो अनंत स्पर्श रेखाएं गुजरेगी वृत्त की परिधि की बात की जाए तो।
ओके, दूसरा पॉइंट इसमें है, ये तो था वृत्त की परिधि पर। अब अगला पॉइंट है वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु है, बिंदु दे दिया गया है हमें, उस बिंदु पर स्पर्श रेखाओं की संख्या केवल एक होती है। अगर हमें बिंदु बता दिया जाता है ना, तो बिंदु से तो केवल एक ही स्पर्श रेखा गुजर सकती है, इसलिए याद रखना, कंफ्यूजन में मत रहना। वृत्त की परिधि लिखा जाए केवल तो अनंत उत्तर आएगा, और वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु है, उस बिंदु पर स्पर्श रेखाओं की संख्या केवल एक होगी। ओके, इसके बाद तीसरा पॉइंट सी पॉइंट में देखो क्या लिखा है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। बाहर बिंदु है, उससे हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा 2। ओके, वृत्त के बाहर बिंदु है तो उससे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगला पॉइंट इसमें है वृत्त के अभ्यंतर में स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। अभ्यंतर यानी वृत्त के अंदर वाले भाग पे है, अंदर वाले भाग पर अगर कोई बिंदु होता है तो उससे हम कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, क्योंकि ये दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से प्रतिच्छेद करती हुई रेखा गुजरेगी। तो इस तरह से ये स्पर्श रेखा हम नहीं खींच सकते, शून्य स्पर्श रेखाएं होती है अंदर वाले बिंदु से। ओके, अगला पॉइंट हमारा है छेदक रेखा। अभी अभी अपने बात करी थी कि अंदर कोई बिंदु है तो उससे हम स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, वह दो बिंदुओं पर वृत्त को काटती है, तो ये दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे छेदक रेखा कहलाती है। छेदक रेखा वृत्त के अभ्यंतर से गुजरती है, या अभ्यंतर अंदर से गुजरती है ये वृत्त के, ये भी पॉइंट आप याद रख लेना। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें है पांचवा, स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या द्वारा अंतरित कोण समकोण होता है। अगर स्पर्श बिंदु की बात करें तो इस स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या, इस वाली त्रिज्या यानी OA द्वारा अंतरित किया गया कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। स्पर्श रेखा के ऊपर स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या द्वारा अंतरित कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का कोण अंतरित होता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आगे इसके बाद अगला टॉपिक है वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। वृत्त का एक व्यास है और उस व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। जैसा कि चित्र में देखिए, वृत्त के व्यास AB के सिरों A व B पर दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः PQ व RS खींची गई है। ये दोनों स्पर्श रेखाएं PQ और RS खींची गई है A और B बिंदु पर। AB क्या है, वृत्त का व्यास। तो वैसे अभी पिछले टॉपिक में हमने बात करी थी, OA वृत्त की त्रिज्या है, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। OB है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, स्पर्श बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। एक तरफ के अगर कोणों का योग 90-90 180 डिग्री हो गया तो इसका मतलब ये रेखाएं समांतर रेखाएं हो गई। PQ और RS आपस में समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, आगे इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें है सातवां, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सिद्ध करने वाली जो प्रमेय है वो भी आप समझ लेना। बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी, अर्थात स्पर्श रेखा PA और PB बराबर होगी। ओके, आठवां पॉइंट इस मतलब टॉपिक का, इस चैप्टर का आठवां टॉपिक है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण। दो स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, इसको आप इजीली प्रूव कर सकते हो। मैंने एक अलग वीडियो में इसको पूरा सोल्यूशन भी बताया है, तो आप इस क्वेश्चन को समझ लेना। जो P बिंदु है, ये स्पर्श रेखाओं को यहां से गुजारा गया है, P बिंदु से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, इनके बीच में जो कोण बना है यानी कोण APB, और स्पर्श बिंदु A और B, इन स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड AB के द्वारा केंद्र पर कौन सा कोण बनाया गया है, AOB। तो ये कोण और ये कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं, अर्थात कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 डिग्री। दोनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों आया, क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए इन दोनों का जोड़ 180 होगा। ओके, इसके बाद नौवां टॉपिक इस चैप्टर में से आपको याद रखना है, समझना है, किसी बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य बने कोण, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य बने कोण APB तथा स्पर्श रेखाओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समद्विभाजन करती है। ये स्पर्श रेखाएं हैं, इनके द्वारा केंद्र पर जो कोण बना है AOB कोण है, इसका समद्विभाजन करती है। यानी OP जो रेखा है ना, OP रेखा ये क्या करेगी, AOB इस कोण का और APB इस कोण का समद्विभाजन करती है। तो इसको अगर अपने लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, दोनों कोणों का समद्विभाजन हो गया, दोनों कोण आपस में बराबर, यानी AOP ये कोण और BOP ये कोण दोनों आपस में रहेंगे बराबर। कोण AOP बराबर होगा कोण POP, और इसकी अगर वैल्यू देखें पूरे की तो इस पूरे टोटल कोण का आधा होगा, यानी 1/2 कोण AOB। सेम इसी तरह से इधर वाली साइड देखें तो कोण APO, ऊपर वाला कोण नीचे वाला कोण BPO, दोनों आपस में बराबर होंगे, और इन कोणों की वैल्यू क्या होगी, पूरे कोण का आधा होगा, ये पूरा कोण 1/2 कोण APB बराबर होगा ये। ठीक है,
चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं इस चैप्टर में से 10वां पॉइंट। वृत्त के परिगत बने किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का योग सदैव बराबर होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। वृत्त के परिगत अगर कोई चतुर्भुज बन गया तो उसकी सम्मुख भुजाओं का योग बराबर होगा। इन दोनों भुजाओं का योग और इन दोनों भुजाओं का योग बराबर होगा, यानी ए पी प्लस सी डी बराबर होगा बी सी प्लस ए डी। ओके, ये तो आपस में बराबर रहेंगे। चलिए अगला पॉइंट इसका देख लेते हैं, 11वां पॉइंट। किसी वृत्त के परिगत खींचा गया समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होगा? एक सम चतुर्भुज। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी अगर एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है तो ए बी बराबर सी डी होगा और बीसी बराबर एडी होगा। ए बी और सी डी बराबर, बीसी और एडी बराबर। अब ये कह रहा है प्रश्न में कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है, अपने आप ही ये क्या बन जाएगा? फिर एक सम चतुर्भुज भी बन जाएगा। एबीसीडी एक सम चतुर्भुज होगा, यानी इसकी चारों ही भुजाएं बराबर हो जाएगी। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर एडी, ये चारों भुजाएं बराबर। नेक्स्ट इसमें है 12वां पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रमेय पूछी जाती है। किसी वृत्त के परिगत खींचे गए चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं वृत्त के केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, संपूरक कोण बनाती है। ये एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया, इसकी सम्मुख भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। तो इसमें 2 पॉइंट है। भुजा ए बी व सी डी, ए बी और सी डी के द्वारा केंद्र ओ पर अंतरित कोणों का योग संपूरक है, इसलिए वो 180 डिग्री होगा बराबर में। अब कोण ए बी भुजा के द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण कौन सा है? ए ओ बी, और इधर है सी ओ डी। तो ए ओ बी प्लस सी ओ डी का जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री। सिमिलरली अपने अगर इन दोनों भुजाओं की बात करें, ये भी तो सम्मुख भुजाएं हैं ना, तो इनकी बात करें तो भुजा बी सी व भुजा ए डी के द्वारा केंद्र ओ पर अंतरित कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो इस कोण की वैल्यू होगी बी ओ सी और इस कोण की वैल्यू अपने पढ़ेंगे ए ओ डी। तो बी ओ सी और प्लस में ए ओ डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये 12वां पॉइंट था, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। 13वां इसका जो पॉइंट है वो आपको वैसे भी बेसिक चीज है, वो आपको पता होना चाहिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली रेखा तथा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या एक समकोण त्रिभुज बनाती है। ज्यादा इसमें डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। देखो, बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, और 90 डिग्री के कोण बनने के बाद फिर इनको अगर आपस में मिला दें इस तरह से, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री का, वह समकोण त्रिभुज होता है। ये 90 डिग्री का कोण है। इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं यानी लंब, आधार व कर्ण में से अज्ञात भुजा का मान पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये हम इसमें लगा सकते हैं। लंब, आधार और कर्ण कौन सा होता है वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, बाकी दोनों भुजाओं में से एक लंब होता है और एक आधार होता है, किसी को भी मान लो। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 10वां, जिसमें हमने इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो डिस्कस करी मैंने आपके साथ। ये आपके एग्जाम में काफी हेल्प करने वाली है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और इन चीजों को अगर आप पढ़ के जाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन इनके ऊपर बेस्ड होते हैं, बेसिक चीजें हैं, तो इसलिए आप इनको एक बार अच्छे से डिटेल से देख के समझ के जाना। अब हमारा अगला चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर नंबर 11 में हमें सबसे पहले इसके अंक बार देखें तो 5 अंकों का ये चैप्टर है, और इसमें से 4 प्रश्न एग्जाम में आएंगे। एक प्रश्न तो आएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, जो कि 1 अंक का होता है। 2 प्रश्न इसमें से आएंगे अति लघुत्रात्मक प्रकार के, ये 1-1 अंक के होंगे, और एक प्रश्न आएगा लघुत्रात्मक प्रकार का, जो कि 2 अंकों का होता है। इस तरह से कुल मिलाकर 4 प्रश्न 5 अंकों के बनते हैं। चलिए हम इसके भी बेसिक चीजें देख लेते हैं, कौन कौन सी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो पहला पॉइंट इसमें है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इजीली आपको पता ही है। कोई भी वृत्त जिसकी त्रिज्या आर होगी तो उसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। दूसरा पॉइंट इसमें है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अगर वृत्त का आधा भाग ले लें तो उसका क्षेत्रफल होगा इस पाई आर स्क्वायर के आगे गुणा में 1/2 लगा दो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा। डायग्राम में आर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, पूरे का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर है, लेकिन हमें चौथा भाग चाहिए ये वाला, तो इसके आगे 1/4 लगा दो, 1/4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है इसमें, ये तो तीनों थे क्षेत्रफल, अब हम परिमाप पे आ जाते हैं। अगर वृत्त का परिमाप की बात करें, वृत्त का परिमाप ये है वृत्त, और यहां से घूम के वापस आते हैं तो इसको बोलते हैं परिधि। परिधि या परिमाप कितना हुआ? 2 पाई आर। ठीक है, फिर इसके बाद 5वां पॉइंट है अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप, आधे वृत्त का परिमाप। देखो, ये पूरा अगर होता घेरा तो ये 2 पाई आर होता। अब ये यहां से लेके यहां तक आधा घेरा है ये वाला, इसको हम पढ़ेंगे 1/2 कर देंगे, 2 पाई आर के आगे 1/2 लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर बच जाएगा। ये पाई आर, और ये है व्यास, आर प्लस आर, 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर, तो ये बन जाएगा आर कॉमन
यहाँ से कॉमन, तो पाई प्लस 2 ये बन गया। फिर है इसके बाद छठा पॉइंट, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। छठा पॉइंट है वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप, चतुर्थांश ये चौथा हिस्सा, इसका परिमाप निकालना है। इसमें भी आर और आर 2 बार आ रहा है, तो 2 आर तो ये साइड में आएगा। ये वाला मान कैसे आया? चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा, ये परिधि का चौथा हिस्सा है, तो अगर इसके बटा में इसके गुणा में 1/4 लगाएंगे, ये पूरा हिस्सा है ना परिधि, इसके गुणा में 1/4 लगाएंगे तो 4 से 2 कटेगा 2 पर 1/2 बच जाएगा, 1/2 पाई आर, 1/2 पाई आर इसके आगे आगे 1/2 पाई आर प्लस 2 आर। इस तरह से हमने वृत्त के चतुर्थांश का फॉर्मूला ये लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट इसमें है त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड क्या होता है? त्रिज्या खंड की डेफिनेशन, वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप के द्वारा निर्मित क्षेत्र त्रिज्या खंड कहलाता है। दो त्रिज्याएं हैं, एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये। इन दोनों त्रिज्याओं को अगर अपने मिला दें तो चाप को साथ में इंक्लूड कर लें तो क्या बन जाएगा? त्रिज्या खंड बन जाएगा। त्रिज्या खंड दो प्रकार के होते हैं, एक लघु त्रिज्या खंड और दूसरा दीर्घ त्रिज्या खंड। देखो यहाँ दो डायग्राम दिख रहे हैं, एक बड़ा डायग्राम है, एक छोटा डायग्राम। ये वाला हिस्सा इसी का ही एक पार्ट है, इसको थोड़ा दूर किया हुआ है। ये लघु त्रिज्या खंड है और ये दीर्घ त्रिज्या खंड है। तो लघु त्रिज्या खंड का फॉर्मूला अगर देखना है तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 डिग्री। दूसरा फॉर्मूला दीर्घ त्रिज्या खंड का पूछा जाता है कई बार, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360, यानी पूरे वृत्त में से ये लघु त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया तो वो दीर्घ वाले का आ जाएगा। ओके, इन दोनों का जब जोड़ करेंगे, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दोनों का योग करेंगे तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट है 8वां, जिसमें फॉर्मूला है वृत्तखंड का। वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड होता है किसी वृत्त की जीवा तथा संगत चाप के द्वारा निर्मित क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। एक तो जीवा और उसका चाप, दोनों को मिलाने से जो आकृति बनेगी उसको बोलेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लघु वृत्तखंड, दूसरा होता है दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, फार्मूला याद रखना है आपको। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 डिग्री और प्लस में 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वृत्तखंड लघु वृत्तखंड केवल ये वाला भाग है, दीर्घ वृत्तखंड ये वाला पूरा भाग है, ये आप याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें चलते हैं, हमारे पास अगला जो इसमें क्वेश्चन बन रहा है वो है घड़ी की सुइयों के द्वारा बनाए जाने वाले कोण। घड़ी की सुइयां कितने कितने डिग्री के कोण बनाती हैं? तो अगर पहली बात करें मिनट की सुई की, तो मिनट की सुई 60 मिनट लगाती है, एक पूरा घूर्णन यानी एक पूरा चक्कर लगाने में 60 मिनट लगते हैं मिनट की सुई को। 60 मिनट में सुई कितना कोण बनाएगी? 60 मिनट में 360 डिग्री, एक चक्कर घूमने का मतलब 360 डिग्री का कोण बनाना। तो 60 मिनट लगेंगे उसे 360 डिग्री का कोण बनाने में। हमें अगर 1 मिनट में निकालना है तो इस 60 को बटा में ले आएंगे 360 डिग्री के, 360 डिग्री बटा 60 बराबर 6 डिग्री। और अगर हमें घंटे की सुई को देखना है तो घंटे की सुई 12 घंटे लेती है एक घूर्णन पूरा करने में, अतः घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में तो वो 360 डिग्री का कोण बनाएगी और 1 घंटे में 360 डिग्री बटा 12 यानी 30 डिग्री। और अगर 1 मिनट में निकालना है तो जो 1 घंटे में निकाला है उसमें फिर 60 का भाग और दे दो, 30 डिग्री बटा 60 डिग्री यानी 1/2 डिग्री हो जाए। ओके, इस तरह से हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो सभी महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमारा अगला चैप्टर है इसके बाद आपकी पाठ्य पुस्तक का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12वां, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर में से भी एग्जाम में कुल 6 अंक निर्धारित हैं और 3 प्रश्न इस चैप्टर में से आने वाले हैं। 2 प्रश्न तो होंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के एबेसेदे वाले जो कि 1-1 अंक वाले होते हैं, और एक प्रश्न इसमें से बड़ा प्रश्न बनेगा निबंधात्मक प्रकार का 4 अंकों का। तो ये जो 2 प्रश्न है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है, इनको आपने फॉर्मूलाज वगैरह पूछे जाते हैं इसमें, छोटे प्रश्न, और एक निबंधात्मक प्रश्न है, ये भी आपको बिना फॉर्मूले के तो होएगा नहीं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी त्रिविमीय आकृति हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहली आकृति है घनाभ यानी क्यूबॉइड। घनाभ क्या होता है बच्चों? जैसा कि आप आकृति में देख रहे हो, 6 आयताकार फलकों से मिलकर बनी त्रिविमीय आकृति को घनाभ कहा जाता है। घनाभ के सम्मुख फलक बराबर माप के होते हैं, आमने सामने के जो फलक होंगे वो एक जैसे होंगे। घनाभ में लंबाई यानी एल, चौड़ाई यानी बी और ऊंचाई यानी एच 3 विमाएं होती है। किसी भी घनाभ में लंबाई होती है, उसकी चौड़ाई होती है और उसकी ऊंचाई होती है। और घनाभ से रिलेटेड ये आकृति आप समझ रहे हो यहाँ पर, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो अब इससे रिलेटेड ये 3-4 फार्मूले हैं। एक तो है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। और इसके बाद है घनाभाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में और प्लस गुणा में ऊंचाई। और घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अच्छा, इसमें कई बार ना एक फलक का भी पूछा जाता है, जैसे कमरे
कि ये फर्श का क्षेत्रफल, तो फर्श में देखो फर्श की लंबाई और चौड़ाई दो ही विमाएं होती है, लंबाई चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई आ जाएगा। छत के अंदर अगर छत का क्षेत्रफल निकालना है तो छत में क्या होता है, छत को आप अगर देखोगे तो वो फर्श के जैसी ही होती है, तो फर्श और छत के क्षेत्रफल एक जैसे होते हैं। तो फर्श का क्षेत्रफल अगर लंबाई गुणा चौड़ाई है तो छत का क्षेत्रफल भी लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। ये आकृति थी घनाभ। अब हमारी अगली त्रिविमीय आकृति है घन। घन जिसे हम क्यूब भी कहते हैं। क्यूब में क्या होता है, एक समान कितने होते हैं, छह एक समान वर्गाकार फलकों से निर्मित त्रिविमीय आकृति को घन कहा जाता है। घन की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई समान होती है। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक बराबर होती है, जिसको हम ए से लिखते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा 6a² और घन का आयतन होगा a⁻3। ये 6 गुणा भुजा स्क्वायर हो गया और ये हो गया भुजा की पावर 3। ओके, अब आगे चलते हैं हमारी अगले प्रकार की आकृति, जिसमें आकृति दे रखी है बेलन यानी सिलेंडर। बेलन क्या होती है बच्चों, किसी भी बेलनाकार आकृति में दो प्रकार के पृष्ठ होते हैं, एक तो उसका वक्राकार पृष्ठ और दूसरा उसका वृत्ताकार पृष्ठ। वृत्ताकार पृष्ठ दो होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। बेलन की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई, दो प्रकार की विमाएं होती है। बेलन में हम दो तरह की माप ले सकते हैं, एक उसकी त्रिज्या की और दूसरी उसकी ऊंचाई। अब बेलन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला सूत्र है यहाँ पर। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr(h) होता है और बेलन के दोनों वृत्ताकार पृष्ठों का क्षेत्रफल, वृत्ताकार ऊपर और नीचे वाले जो ढक्कन है उनका क्षेत्रफल 2πr²। दो क्यों लगाया, क्योंकि दो है ये आकृतियां, एक वृत्त का क्षेत्रफल πr², ऊपर वाले का भी πr², तो πr² और πr² मिलकर हो गए 2πr²। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πrh प्लस 2πr², इन दोनों का जोड़ हो गया, वृत्ताकार पृष्ठ और वक्राकार पृष्ठ का जोड़। अब इसमें अगर देखें तो 2πr दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में यहां से बच जाएगा h, यहां से बच जाएगा r, तो 2πr h प्लस r, ये बन गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr² h। ओके, ये फार्मूले है इस बेलन से रिलेटेड, आपको इनको भी अच्छे से कंटेस्ट करना है। आगे इसके बाद हमारा अगली जो त्रिविमीय आकृति है वो है शंकु। शंकु यानी कोण। शंकु में भी बच्चों दो प्रकार के पृष्ठ होते हैं, एक उसका वक्र पृष्ठ और दूसरा वृत्ताकार पृष्ठ है। अब शंकु की माप देखिए, शंकु के अंदर तीन तरह की माप होती है, एक तो उसकी त्रिज्या, एक उसकी ऊंचाई और एक उसकी तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई जिसे हम कहते हैं। ये तीन प्रकार की विमाएं होती है। यहाँ पर देखो, ये त्रिज्या, ये ऊंचाई और ये तिर्यक ऊंचाई l। अब शंकु के अंदर हमारे पास एक तो शंकु का वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल होता है, तो फार्मूला है πrl। शंकु के वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल πr²। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इन दोनों का जोड़ πrl प्लस πr², दोनों में से πr कॉमन आ जाएगा, यहाँ से l बच गया, यहाँ से एक r बच गया, तो πrl प्लस r, ये आ गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। और शंकु के आयतन में देखो πr²h क्या है, बेलन का आयतन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 गुणा बेलन का आयतन। तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि शंकु का आयतन बेलन का कितना गुणा होता है, तो 1/3 होता है। और अगर बेलन का आयतन शंकु का कितना गुणा होता है, तो ये 3 इधर शंकु के गुणा में चला जाएगा, तो शंकु के आयतन का 3 गुणा होता है। अब एक और इसमें देखो, ये तीनों एक पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर बेस्ड है, समकोण त्रिभुज बनता है यहाँ पर। तो r, h और l यानी कि त्रिज्या, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में एक संबंध होता है, l² बराबर h² प्लस r²। इसको l² बराबर h² प्लस r² में आप देखो, अगर कोई भी एक वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, इस फॉर्मूले में से हम निकाल सकते हैं। तिर्यक ऊंचाई l की जो वैल्यू है, ऊंचाई h की वैल्यू है, या वृत्त इसकी शंकु की त्रिज्या, इनमें से अगर एक राशि हमें पता नहीं है, उसको इस फार्मूले में प्रतिस्थापित करते हुए हम निकाल सकते हैं, तीनों में रिलेशन होने के कारण। ठीक है बच्चों, शंकु के बाद हमारी जो अगली इसमें शेप है, त्रिविमीय शेप, 3D शेप है गोला। गोला यानी स्फीयर। गोले की आकृति आपको यहाँ दिख रही होगी। किसी गोले का केवल एक ही पृष्ठ होता है, जो कि उसका वक्र पृष्ठ होता है। गोले को आप जानते ही होंगे, फुटबॉल है, कांच गोली है। गोले की केवल एक ही विमा होती है, उसकी त्रिज्या। गोले में हम एक ही चीज मापते हैं, त्रिज्या को ही। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की वैल्यू है 4πr²। और गोले का आयतन, आयतन बच्चों ध्यान से समझना, 4/3 πr³, 4/3 πr³, ये गोले का आयतन है। अब गोले के बाद अगली जो आकृति बनती है, इसमें से छठी आकृति, वो है अर्धगोला। अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर। ये बनता कब है, यदि किसी गोले को इसके एक व्यास के समानांतर काट दिया जाए, गोले को व्यास के समानांतर काट दिया, तो यह 2 बराबर भागों में बंट जाता है और प्रत्येक भाग एक अर्धगोला कहलाता है। किसी ठोस अर्धगोले में दो प्रकार के पृष्ठ होते हैं, एक उसका वक्र पृष्ठ और एक दूसरा वृत्ताकार पृष्ठ। ठोस अर्धगोला है, ऊपर से ये मतलब सॉलिड है, तो इसका मतलब ये वाला पृष्ठ हमें दिखेगा और इसकी भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ठोस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr²। वक्र पृष्ठ पूरे का कितना था, 4πr², उसका आधा हो गया नीचे वाले का, 2πr²। और ठोस अर्धगोले के वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर ये वृत्त बन रहा है तो इसका क्षेत्रफल होगा πr²। और ठोस अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इन दोनों का जोड़ होगा
2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों का जोड़ करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। फिर है ठोस अर्धगोले का आयतन, ठोस अर्धगोले का आयतन, आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और 2/3 पाई आर क्यूब में पाई आर क्यूब क्या है, गोले का आयतन। पाई आर क्यूब के आगे अगर यहाँ 4 होता तो क्या बन जाता, गोले का आयतन। ये 2/3 है, उधर 4/3 था तो आधा हो गया ये। 4/3 जो था पाई आर क्यूब वो गोले का आयतन था, उसका आधा करेंगे तो 2/3 आएगा, यानी 1/2 गोले का आयतन है ये, गोले के आयतन का आधा है। किसी खोखले गोले में वृत्ताकार प्रश्न नहीं होता, ये बात भी आपको नोट करनी है। अगर गोला है वो खोखला है, ठोस है तब तो ये फॉर्मूले लगेंगे सारे। अगर गोला खोखला है तो उसकी वक्र प्रश्न यही होगी, वृत्ताकार प्रश्न उसमें होएगा नहीं। संपूर्ण प्रश्न में भी यही फार्मूला लगाएंगे और अर्धगोले का आयतन में भी सेम फार्मूला, यानी वृत्ताकार प्रश्न उसमें हम नहीं लेंगे तो उसके कारण कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बदल जाएगा, वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल भी 0 आएगा। ठीक है, और ये कब लगता है फार्मूला, जब मोटाई नगण्य हो, मोटाई नहीं होनी चाहिए गोले की, अर्धगोले की। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से आपको मैक्सिमम नंबर प्राप्त हो सकते हैं। ये चैप्टर कुल 13 अंकों का है। कितने अंकों का है? 13 अंकों का। और इस चैप्टर में से काफी सारे प्रश्न आने हैं, 7 प्रश्न इस चैप्टर में से आने। एक तो इसमें से 2 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के, 1-1 अंक वाले। 2 प्रश्न इसमें से अति लघुत्रात्मक वाले भी आएंगे, 1-1 अंक वाले। एक प्रश्न इसमें से लघु उत्तरात्मक प्रकार का आएगा जो कि 2 अंकों का। एक प्रश्न इसमें से दीर्घ उत्तरात्मक प्रकार का आएगा 3 अंकों, और एक प्रश्न इसमें से निबंधात्मक आएगा 4 अंकों का। तो ये सारे के सारे कुल मिलाकर 13 नंबर हैं, और 13 नंबर में से आपके मैक्सिमम 12 या 13 नंबर आ जाएंगे अगर आप ध्यान पूर्वक इस चैप्टर से रिलेटेड चीजों को समझ लेते हो। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो बात है वो आपको आंकड़ों के बारे में पता होना चाहिए। आंकड़ों के कितने प्रकार होते हैं? आंकड़ों के 3 प्रकार होते हैं बच्चों, 3 प्रकार होते हैं। पहला तो है प्रकार व्यक्तिगत आंकड़े, दूसरे है श्रेणीबद्ध आंकड़े, और तीसरे है वर्गीकृत आंकड़े। 3 प्रकार होते हैं आंकड़ों के, और ये तीनों प्रकार क्या होते हैं समझते हैं इनको थोड़ा थोड़ा। छोटी छोटी चीजें अपने को समझनी है, ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। व्यक्तिगत आंकड़े क्या होते हैं? जब आंकड़े कम हो, आंकड़े क्या हो, थोड़े ही हो, हम उन्हें सीधे ही अलग अलग लिख देते हैं, इन्हें हम व्यक्तिगत आंकड़े कहा जाता है, इनको हम व्यक्तिगत आंकड़े कहते हैं। जैसे कि एक कक्षा है, उस कक्षा के 10 विद्यार्थी हैं, उनके प्राप्तांक, कोई टेस्ट लिया तो टेस्टों में जो नंबर आए वो यहाँ पर नोट करे हुए हैं, 9, 5, 3, 1, 4, 0, 7, 6, 3, 5। 10 विद्यार्थियों के नंबर थे, थोड़े से थे, डायरेक्ट लिख दिए, तो ये क्या बन गए? प्राप्तांक हो गए, व्यक्तिगत आंकड़े। एक है इसमें एग्जांपल और, फुटबॉल टीम द्वारा पिछले 5 मैचों में किए गए गोल। 5 मैचों में गोल किए गए हैं 2, 3, 0, 5, 3। ये पिछले 5 मैचों का लेखा जोखा है जो यहाँ पर डायरेक्टली थोड़ी सी जगह पे ही लिख दिया गया। इनको बोलते हैं व्यक्तिगत आंकड़े। दूसरे प्रकार के जो आंकड़े हैं बच्चों वो है श्रेणीबद्ध आंकड़े। श्रेणीबद्ध आंकड़े कब काम में आते हैं? जब आंकड़ों की संख्या अधिक हो, आंकड़े क्या हो? ज्यादा हो, अधिक हो, तो उन्हें श्रेणीबद्ध आंकड़ों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। और इसमें एक चीज और ध्यान देनी है, परिसर कम होना चाहिए। आंकड़ों की संख्या तो अधिक है लेकिन परिसर कम होना चाहिए। परिसर यानी रेंज। जैसे एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों के एक टेस्ट में प्राप्तांक, 5 अंकों का टेस्ट लिया तो रेंज इसकी केवल 5 तक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 से लेके 5 तक सारे नंबर बच्चों को मिल सकते हैं। तो टेस्ट लिया गया, प्राप्तांक ऊपर लिखे 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 ही आंकड़े थे इसलिए ये रेंज यहाँ तक 0 से 5 तक की। तो 5 मतलब अंकों का टेस्ट था। छात्रों की संख्या कितनी है? 0 अंक लाने वाले छात्र 2 हैं, 1 अंक लाने वाले 3 हैं, 2 अंक लाने वाले 7 है, 3 अंकों वाले 23 हैं, 4 अंकों वाले 12 है, और 5 अंकों वाले 3 है। तो इस तरह से इन आंकड़ों को श्रेणीबद्ध आंकड़े कहते हैं। अगले प्रकार के जो आंकड़े हैं बच्चों वो है वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े, जब आंकड़ों की संख्या व परिसर दोनों अधिक हो तो उन्हें वर्गीकृत आंकड़ों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो एक कक्षा के 50 छात्रों के अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्तांक, 50 छात्र हैं, अर्धवार्षिक की परीक्षा दी उन्होंने तो उनके प्राप्तांक, अब 50 अर्धवार्षिक परीक्षा लगभग 70 नंबर का पेपर आता है, तो 70 नंबर तक कोई भी अंक प्राप्त कर सकते हैं ये 50 विद्यार्थी। बच्चे भी ज्यादा हैं और रेंज भी जो है, परिसर है वो 0 से लेकर 70 के बीच की है। तो इसका मतलब हमें इस तरह के सवालों में फिर वर्गीकृत आंकड़ों को लिखना पड़ता है। वर्गीकृत आंकड़ों में फिर हम वर्ग बना के लिखते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। उनमें छात्रों की संख्या 2, 3, 7, 21, 12, 3, 2। इस तरह का एक एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस के लिए इसको समझना है कि इसका वर्गीकृत आंकड़े जो है वो किस तरह के होते हैं। अब तीनों प्रकार हमने समझ लिए। अब हमारे जो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 प्रकार के माप होते हैं, इनको समझिए। एक तो है माध्य यानी मीन, दूसरा है बहुलक यानी मोड, और तीसरा है माध्यक यानी मीडियन। मीन, मोड और मीडियन तीनों को समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है माध्य। माध्य जिसे हम बच्चों औसत भी कह सकते हैं, समांतर माध्य भी कह सकते हैं।
आंकड़े 3 बताए तो 3 अलग-अलग तरीके इसमें माध्य ज्ञात करने के आंकड़ों के हिसाब से। तो व्यक्तिगत अगर आंकड़े हैं तो उनका माध्य निकालना है तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। व्यक्तिगत आंकड़ों के लिए सभी आंकड़ों का जोड़ कर दो, कितने आंकड़े थे उससे भाग दे दो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एन। थोड़े आंकड़ों में ये विधि बहुत अच्छी विधि रहती है। फिर है श्रेणीबद्ध आंकड़ों का माध्य। श्रेणीबद्ध आंकड़े, श्रेणीबद्ध आंकड़े कौन से होते हैं? जिनका परिसर कम होता है और बारंबारताएं कुछ भी हो सकती है। तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ का जो फॉर्मूला है वो, और प्रत्यक्ष विधि इसको बोल ली जाती है। आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का श्रेणीबद्ध आंकड़ों का सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ प्रत्यक्ष विधि। और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये भी सेम हो गया पहला फार्मूला। इसका एक और फार्मूला है सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, कल्पित माध्य विधि। और अगली विधि है पग विचलन विधि, जिसका माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा एच। ओके, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक था इसमें माध्य के बाद बहुलक। बहुलक क्या होता है? बहुलक बच्चों, बहुलक आपको डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसके 3 अलग-अलग तरह के जो आंकड़े हैं उनके बहुलक ज्ञात करने का तरीका देखिए। अगर व्यक्तिगत आंकड़ों का बहुलक पूछा जाता है तो वह चर जो सबसे अधिक बार आया हो, अगर हमने चर को देखना है कि जो सबसे ज्यादा बार चर आया है ना, वह बहुलक होता है। अगर श्रेणीबद्ध आंकड़े दे रखे हैं तो वह चर जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वह बहुलक होगा। ओके, दोनों तो ये देखने से पता लग जाते हैं। लेकिन अगर वर्गीकृत आंकड़े आ जाते हैं बच्चों, तो वर्गीकृत आंकड़ों में हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। और फॉर्मूला क्या है? एल प्लस, और ब्रैकेट के अंदर ऊपर है F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। ये फॉर्मूला है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का। अब ये क्या होते हैं? F1, F0, F2 या L या H। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या होगा? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता। F2 जीरो क्या होगा? बहुलक वर्ग से ऊपरी वर्ग की बारंबारता। F2 होगा बहुलक वर्ग से निम्न वर्ग की बारंबारता। L क्या होगा? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और H क्या होगा? बहुलक वर्ग की वर्ग माप, यानी वर्ग अंतराल जो होता है वो। तो इस तरह से हमें अलग अलग माप इनके वो समझने हैं। उसके बाद हमारे अगला जो टॉपिक इसमें आता है तीसरा, माध्यक। माध्यक क्या होता है? माध्यक बच्चों, माध्यक में अपने को व्यक्तिगत आंकड़ों का अगर माध्यक निकालना है तो याद रखना आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में पहले व्यवस्थित करना होगा हमें। या तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो। आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद फिर उसका हमें आगे क्या करना है, देखना है आंकड़ों की संख्या क्या है। आंकड़ों की संख्या अगर n का मान विषम है, आंकड़ों की संख्या विषम है यानी 11 आंकड़े दे रखे हैं, आंकड़ों की संख्या 9 है, आंकड़ों की संख्या 13 है, तो माध्यक कैसे निकलेगा? माध्यक निकालने का तरीका होगा n+1 बटा 2वां पद, ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आंकड़ों की संख्या विषम होगी तब ये फॉर्मूला लगाना है। दूसरा पॉइंट इसमें, यदि आंकड़ों की संख्या कम आ जाती है, यानी 10 आंकड़े, 12 आंकड़े, 14 आंकड़े, 8 आंकड़े, इस तरह से आ जाए, तो माध्यक क्या होगा? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, दोनों पदों का योग और बटा में 2। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, माध्यक ज्ञात करने का ये पहला तरीका था जिसमें 2 अलग अलग सूत्र हैं। एक तो है माध्यक जब आंकड़ों की संख्या n का मान विषम है, और दूसरा जब आंकड़ों की संख्या n का मान सम है। ठीक है, ये तो था व्यक्तिगत आंकड़ों के लिए। अब अगला प्रकार है श्रेणीबद्ध आंकड़ों का माध्यक। श्रेणीबद्ध आंकड़ों का माध्यक निकालना भी मुश्किल नहीं है बच्चों। सबसे पहले हमें आंकड़ों की संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है, तीसरा कॉलम उसके लिए बनाना होगा, और फिर हमें n/2 का मान ज्ञात करना है। तभी टोटल आंकड़ों का आधा कर देंगे तो n/2 निकल जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि n/2 के बराबर या ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है। उस बारंबारता की पहचान कर लेंगे और ठीक उसके सामने जो चर दिया हुआ है वही हमारा माध्यक होगा। सबसे बड़ी बारंबारता n/2 के बराबर या ठीक बड़ी जो बारंबारता होगी, संचयी बारंबारता होगी, उसके संगत चर को ही माध्यक कहते हैं। और इसके बाद अलग जो तीसरा प्रकार है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक का एक फॉर्मूला लगता है वर्गीकृत आंकड़ों में, L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F और इस पूरे के गुणा में H। और ये फॉर्मूला बच्चों माध्यक ज्ञात करने के लिए काम में लेना है जब वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। अब n/2 क्या होता है? कुल आंकड़ों का आधा, यानी n का मान निकालना यानी सभी आंकड़ों का जोड़ करना। CF क्या होता है? माध्यक वर्ग के ऊपरी वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ऊपरी वर्ग की संचयी बारंबारता। और F क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होगी उसको हम बोलेंगे F। और H का पता ही आपको, माध्यक वर्ग की वर्ग माप, और L क्या होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये था बच्चों चैप्टर नंबर 13, जिसमें से मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज बताए हैं। उसके अलावा आप वर्ग चिन्ह है, मध्यमान जिसे हम कहते हैं, वर्ग माप, परिसर,
और इनसे निम्न सीमा, ऊपरी सीमा, इनके बारे में भली भांति परिचित होंगे, इसलिए मैंने आपको वो बातें इसमें डिस्कस नहीं करी, तो आप इस बात का ध्यान रख लेना। ओके, चलिए इसके बाद हम अगला चैप्टर देख लेते हैं। हमारा अंतिम चैप्टर है इस पाठ्य पुस्तक का। चैप्टर का नाम आप पता ही है, अध्याय 14, जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता चैप्टर आप लगभग सभी जानते होंगे, प्रायिकता से रिलेटेड बहुत बातें भी आपको क्लियर होगी। प्रायिकता चैप्टर बच्चों 4 अंकों का एक चैप्टर है, जिसमें से 3 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न तो इसमें से आएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, यानी अबैध वाला, 1 अंक का। एक प्रश्न इसमें से रिक्त स्थान वाला आएगा, जो कि 1 अंक का होता है। एक प्रश्न इसमें से लघु उत्तरात्मक प्रकार का आएगा, जो कि 2 अंकों का प्रश्न होता है। तो इन 4 अंकों की तैयारी करनी है अपने को, इनसे रिलेटेड सारी बातें, बेसिक बातें हैं। 4 के 4 अंक इस चैप्टर में से आपको प्राप्त हो सकते हैं, अगर आप डिटेल में इस से चैप्टर से संबंधित बेसिक चीज़ों को सीख लेते हो तो आइए देख लेते हैं इस चैप्टर की कुछ बेसिक बातें। सबसे पहले इसमें देखो बच्चों, प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता की परिभाषा, किसी घटना के घटित होने अथवा घटित न होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। कोई भी घटना है, उसके घटित होने की संभावना या घटना घटित न होने की संभावना को प्रायिकता कहा जाता है। इसके बाद आगे लिखा है, प्रायिकता का मान घटना के पक्ष में संभव परिणामों, यानी जिसे हम अनुकूल परिणाम कहते हैं, तथा प्रयोग के सभी संभव परिणामों यानी कुल परिणाम पर निर्भर करता है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला बन जाएगा, प्रायिकता को पीई से लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला है घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। और प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक तथा 1 से बड़ा नहीं होता। ना तो इसका मान ऋणात्मक होता, ना ही इसका मान 1 से बड़ा होता। प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में रहता है, ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। अब प्रायिकता से रिलेटेड ये सारी बातें अपने एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रायिकता का परिसर, प्रायिकता का परिसर क्या होता है, यानी पीई का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर, जबकि 1 से छोटा और 1 से 1 के बराबर भी होता है। तो प्रायिकता का परिसर पूछे आपसे तो आपको ये वाली लाइन लिखनी है। प्रायिकता की सीमा भी सेम है, प्रायिकता का पीई की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर या 1 से छोटी और 1 के बराबर। किसी घटना की प्रायिकता को भिन्न, दशमलव अथवा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है उसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, दशमलव संख्या के रूप में लिख सकते हैं, या प्रतिशत के रूप में भी लिख सकते हैं। एक निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। कोई भी घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसे निश्चित घटना कहते हैं, इसकी प्रायिकता का मान 1 होता है। एक असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। असंभव घटना, जो घटना घटित नहीं हो सकती, असंभव घटना कहलाती है, और इसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है बच्चों, ये प्रायिकता से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें थी। कुछ और पॉइंट भी आप देख लो। किसी घटना की प्रायिकता तथा उसकी पूरक घटना की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। कोई घटना और उसकी पूरक घटना, पूरक घटना क्या होती है, उसके विपरीत घटना को पूरक घटना कहते हैं। जैसे कोई घटना है कि संख्या, पासे को उछालने पर संख्या 2 आना, ये एक घटना है, और 2 नहीं आना ये उसकी पूरक घटना है। तो पीई प्लस पीई नहीं, दोनों का योग 1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पीई प्लस पीई बार, बार भी लगा देते हैं कई बार ऊपर, इसको भी अपने पूरक घटना कहते हैं। फिर है आगे अगला पॉइंट, एक प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। न्यू टाइप में रिक्त स्थान में यह प्रश्न पूछा जाता है। फिर है प्रायिकता का मान 0 से अधिक या इसके बराबर तथा 1 से छोटा या इसके बराबर होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला इसमें पॉइंट है, प्रायिकता आधारित प्रश्नों के प्रकार। प्रायिकता पर किस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें प्रश्नों का जो पहला प्रकार है वो है थैले, बक्से, पिगी बैंक या समूह पर आधारित प्रश्न। दूसरा प्रश्नों का प्रकार है सिक्के की 1, 2 और 3 उछाल पर आधारित प्रश्न। फिर है पासे वाले सवाल, पासे को 1 और 2 फेंक पर आधारित प्रश्न। और ताश के 52 पत्तों पर आधारित प्रश्न। ये 4 टाइप मुख्य प्रकार हैं जो कि प्रायिकता से रिलेटेड प्रश्न इनमें से आ सकते हैं। चलिए अब हम एक एक करके इन सारे पॉइंटों को कवर अप करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक था, थैले, बक्से, पिगी बैंक अथवा समूह पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं प्रायिकता के, उसमें क्या करना होता है, घटना या प्रयोग के अनुसार अलग अलग परिणामों को लिखकर उनका योग करना होता है। जो भी चीजें लिखी है, जैसे थैले में, बक्से में, पिगी बैंक में अलग अलग टाइप की वस्तुएं दे रखी होगी, उन सभी के परिणामों को लिखकर उनका योग कर लेना है, यानी कि कुल को ज्ञात कर लेना है। कुल परिणाम ज्ञात होने के बाद इसके उपरांत वांछित घटना के अनुकूल परिणाम ज्ञात कर प्रायिकता सूत्र की सहायता से प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न होगा ये। फिर इसके बाद ये पहला प्रकार था। दूसरे प्रकार का सिक्के वाले प्रश्न। सिक्के को 1 बार, 2 बार या 3 बार जब उछाला जाएगा तो क्या होगा, सिक्के को जब 1 बार उछाला जाएगा तो कुल परिणाम कितने होंगे, 2 होंगे, हेड या टेल। सिक्के को जब 2 बार उछाला जाएगा तो कुल परिणाम कितने होंगे, 2 गुणा 2, 4 परिणाम। कौन कौन से, या तो दोनों हेड या दोनों टेल,
या पहला परिणाम हेड दूसरा टेल, या पहला टेल दूसरा हेड, ये 4 परिणाम आ सकते हैं। इसी प्रकार जब सिक्के को हम 3 बार उछालेंगे बच्चों, 3 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8 परिणाम। ये 8 परिणाम कौन से होंगे? या तो तीनों हेड या तीनों टेल। इधर 2 हेड और 1 टेल, ये टेल बीच में भी आ सकता है और सबसे आगे भी आ सकता है, सबसे लास्ट में भी आ सकता है। इधर 2 टेल और 1 हेड का समूह देखो, दोनों टेल पहले हेड बाद में, हेड बीच में आ गया, टेल साइड में आ गए, हेड आगे आ गया सबसे और टेल लास्ट में आ गई। ये 8 परिणाम बन सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे मान लो इसमें ये प्रश्न पूछ लिया कि तीनों बार समान परिणाम आने की प्रायिकता, तो तीनों बार समान परिणाम आने के अनुकूल परिणाम 2 ही है, 2/6 उत्तर आ जाएगा, 2/8 उत्तर आ जाएगा। तीनों परिणाम में से केवल एक हेड आने की प्रायिकता, एक ही हेड होना चाहिए, यानी एक ही एच होना चाहिए, तो 1 1 1 ये है 3 परिणाम, 3/8 उत्तर आएगा। इस तरह से हम अलग अलग परिणामों के आधार पर, अलग अलग वांछित प्रेक्षणों के आधार पर हम प्रायिकताओं को ज्ञात कर सकते हैं सिक्के वाले क्वेश्चन में। सिक्के वाले टाइप के बाद में हमारा अगला जो इसमें प्रकार बनता है वो है पासे वाला प्रश्न। पासे की 1 और 2 फेंक पर आधारित प्रश्न। जब पासे को एक बार फेंका जाता है बच्चों, तो पासे के कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, तो कुल परिणाम भी 6 होंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताओ, 3 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता बताओ, 2 व 6 के बीच की संख्या आने की प्रायिकता बताओ, सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ, विषम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। ऐसे कुछ भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो आपको देखकर अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम निकालकर प्रायिकता का फॉर्मूला अप्लाई करके करना होगा। फिर है पासे को जब 2 बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितने होंगे? एक पासे के 6 साइड, दूसरे पासे के भी 6 साइड, तो 6 और 6 का गुणा 36 परिणाम होंगे। और 36 परिणाम यहाँ एक टेबल के रूप में मैंने दिखाया है, और ये टेबल आपको सभी को आनी चाहिए। इस टेबल से रिलेटेड परिणामों के ऊपर कई सारे प्रश्न बनते हैं, वो प्रश्न आपने सीखने हैं। जैसे कि आपसे अगर ये पूछा जाता है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, परिणामों को लिख लिया जाता है, और इसकी क्या प्रायिकता होगी कि सभी परिणाम समान होंगे। सभी यानी दोनों परिणाम। तो जैसे यहाँ समान परिणाम है, 2,2 ये भी समान है, 3,3 ये भी समान है, ये भी समान है, ये परिणाम भी समान है, ये परिणाम भी समान है। तो समान परिणाम, सॉरी मैंने यहाँ गलत लगा दिया, ये परिणाम भी समान है। तो ये टोटल 6 परिणाम ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, तो 6/36 आ जाएगा। सभी परिणाम समान नहीं होने की प्रायिकता, इन 6 को छोड़ दो, बाकी में एक जैसे परिणाम कोई नहीं है, तो इसका मतलब वो 30 परिणाम आ जाएंगे। 30/36 अंकों के योग पर आता है प्रश्न। तो कई सारे प्रश्न बनते हैं, अब सारों को मैं डिटेल में यहाँ नहीं करवा पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पासे के बाद अगला जो आखिरी प्रकार है, ताश के 52 पत्तों पर आधारित प्रश्न। ताश के कुल पत्ते 52 होते हैं, तो कुल परिणाम भी 52 होंगे। अब इन 52 पत्तों में से 26 पत्ते तो लाल होते हैं, 26 पत्ते काले होते हैं। लाल पत्तों के 2 कलर होते हैं, एक पान और एक ईंट, यानी 13 पत्ते हो जाएंगे इनके, 13 पत्ते पान के, 13 पत्ते ईंट के। इसी तरह से काले पत्ते हुकुम के और चिड़िया के होते हैं, तो 13 पत्ते हुकुम के, 13 पत्ते चिड़िया के। तो अब ये 13 पत्ते कैसे होते हैं? देखो, प्रत्येक जो अलग अलग प्रकार के पत्ते हैं उसमें सबसे पहला पत्ता इक्का होता है। उसके बाद अंक वाले पत्तों, जिनको हम अंक वाले कार्ड कहते हैं, अंक कार्ड कहते हैं, ये 2 से लेके 10 तक चलते हैं, 2 से लेके 10 तक, ये कुल मिलाकर 9 पत्ते होते हैं। उसके बाद आखिरी के जो 3 पत्ते होते हैं, जिनके ऊपर तस्वीर बनी होती है, गुलाम, बेगम और बादशाह, इन पत्तों को तस्वीर वाले पत्ते या फिर फेस कार्ड बोला जाता है। तो इन 13 पत्तों में एक इक्का, 9 पत्ते अंक वाले और 3 पत्ते फेस कार्ड। सेम इसी में भी ऐसा ही है, इक्का 2 से 10 और गुलाम, बेगम, बादशाह। इक्का 2 से 10 अंक वाले पत्ते, गुलाम, बेगम, बादशाह, फेस कार्ड। चिड़िया वालों में भी एक पत्ता इक्का, 2 से 10 अंक वाले पत्ते, गुलाम, बेगम, बादशाह, फेस कार्ड। ठीक है, तो 3-3 फेस कार्ड हर एक डेयरी में होंगे, तो 12 पत्ते हो गए फेस कार्ड के। 3 और 3 6 काले रंग के फेस कार्ड, 6 पत्ते लाल रंग के फेस कार्ड। अब इनसे रिलेटेड भी कई सारे प्रश्न बनते हैं बच्चों। मैं प्रश्नों की डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं। आपको जैसा प्रश्न पूछा जाता है, इनको देखते हुए, इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए आप उनके उत्तर देने हैं। तो इस तरह से हमारी जो बुक है उसके प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड मैंने बेसिक बातें आपको डिस्कस करते हुए आपको समझा दी है। आई होप आपको एग्जाम में ये काफी अच्छी हेल्प करेगी, आपके ज्यादा से ज्यादा अंक लाने में। और मुझे पूरी उम्मीद है आप एक मैसेज जरूर करोगे मुझे एग्जाम होने के बाद इस वीडियो के नीचे, कि आपकी वीडियो हम देख कर गए थे और आपके इस वीडियो को देखने के बाद हमें हमारे एग्जाम में काफी हेल्प मिली। तो मुझे पूरी आशा है आप इसे ऐसा जरूर करोगे। मिलता हूं आपसे एग्जाम पेपर वाले दिन, यानी 24 फरवरी को शाम को, आपके एग्जाम पेपर, मैथ के पेपर के सोल्यूशन के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग एग्जाम।